रेगुलर वालों को मर्जी है, कुछ सवालात हम करेंगे, मर्जी होंगी। चले जी स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर ले। अच्छा जी शुरू करते हैं हम जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कवर किया कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बेहतरीन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का जरिया एक ऐसा ऑडिट प्रोसीजर है जिससे आपको सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब रिसीवेबल से रिलेटेड जो वो चीजें मिल सकती हैं, ठीक है जी। सर क्योंकि वो डायरेक्ट है सर, थर्ड पार्टी से आ रहा है सर, ओरिजिनल है, ठीक है जी। रिटन फॉर्म में एक ऑडिट एविडेंस में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी उसके अंदर मौजूद है, ऐसा। सिर्फ एक सेकंड क्लास में चलो मैं देखता हूँ, ठीक ओके। अच्छा जी सर फिर हमने पढ़ा जनाब, हमने कंफर्मेशन क्या हर जगह भेजनी है, इज इट नेसेसरी कि आप कंफर्मेशन भेजो, ये रिक्वायरमेंट है कंफर्मेशन भेजने की? नहीं सर, हमने पढ़ा कि कंफर्मेशन भेजना रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर आपको स्टैंडर्ड कंपेल नहीं कर सकता कि प्रोसीजर जो है वो आपको लाजमी परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है जी। स्टैंडर्ड आपको कभी भी इस चीज पे कंपेल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कंफर्मेशन भेजने के एडवांटेजेस है, ठीक है जी। कंफर्मेशन क्योंकि एक अच्छा सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस जनरेट करता है आपके लिए, तो हम कंफर्मेशन आमतौर पे भेजते हैं डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंक्स के लिए। लेकिन क्या कंफर्मेशन भेजना अवॉइड किया जा सकता है? सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर आप चाहो तो कंफर्मेशन ना भेजो। उसमें सबसे पहले क्या है सर कि आपका इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों इतना कम हो कि ऑडिटर इस पोजीशन में हो कि वो डिटेक्शन रिस्क को कम रख सकता हो, ठीक है जी। देखिए इनहेरेंट रिस्क कैसे आता है, एक कंपनी के ऑपरेशन से आता है। एक कंपनी के ऑपरेशन अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती होने के चांसेस ज्यादा है। एक इंश्योरेंस कंपनी में तुम ऑपरेशन देखोगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक सर्विस प्रोवाइडर के मुकाबले में इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस काफी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ठीक है जी। उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती हो सकती है और सर उसकी वजह ये है कि उसके ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स है। तो ये कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। इस इनहेरेंट रिस्क को कवर करने के लिए मैनेजमेंट क्या लगाती है? कंट्रोल्स लगाती है, गलती ना हो। लेकिन सर कंट्रोल्स की भी तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, क्या कंट्रोल जरूरी है कि हर एक गलती को कैप्चर करे? नहीं सर, मिस हो सकती है उससे चीजें। मिस होने का रिस्क है कंट्रोल रिस्क। एक चीज इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल्स भी ना संभाल पाए वो रिस्क आगे चला जाएगा। उस रिस्क को कवर करने के लिए किसको आना पड़ता है मैदान में? ऑडिटर को आना पड़ता है। तो ऑडिटर जो काम करता है उस रिस्क को पकड़ने के लिए, उस चीज को पकड़ने के लिए, ऑडिटर से मिस हो जाए ये डिटेक्शन रिस्क है सर, और वो अल्टीमेटली जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब कर दे, ये ऑडिट रिस्क है, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, जहां पर इनहेरेंट रिस्क कम है, कंट्रोल रिस्क भी कम है, यानी सर ऑपरेशन भी सीधे से हैं, कंट्रोल भी बहुत स्ट्रांग है, तो फिर ऑडिटर चाहे तो कंफर्मेशन ना भेजे, अवॉइड कर सकता है, ठीक है जी। क्योंकि इस पोजीशन में होता है कि वो डिटेक्शन रिस्क को हाई रख सकता है। तो हमने देखा था कि सर हमारे पास रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो हो। अच्छा ये याद रखना, जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात होगी, दो रिस्क का प्रोडक्ट है ये, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, ऐसा। अच्छा जी अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, दूसरी चीज सर बैलेंसेस जो है वो इममटेरियल हो। इममटेरियल का मतलब अगर उसमें गलती हो भी जाए तो हम कहेंगे जी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई खातर को फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा क्या ये जरूरी है कि मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी में जो है वो डेटर्स की अमाउंट इममटेरियल? हाँ सर, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कैश पे काम करती है, उनका मेजॉरिटी कस्टमर बेस कैश बेसिस पे काम करता है। जैसे कि हमारे सुपर स्टोर्स, यहाँ जो लोग खरीदारी करने आते हैं, रिटेल कस्टमर्स जो आते हैं, वो कभी भी उधार पे सामान नहीं खरीदते, तो उनके अगर रिसीवेबल होते भी हैं तो क्या होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है जी। तो आप अवॉइड कर सकते हो डेटर्स को कंफर्मेशन भेजना, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी, मैं पुराना रिवाइज कर रहा हूँ, मैं कोई नया नहीं पढ़ा रहा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सर। फिर हमने पढ़ा था कि हम कंफर्मेशन को अवॉइड कर सकते हैं कब? सर जब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एविडेंस से ऑलरेडी एविडेंस कलेक्ट हो चुका हो, जैसे पैसे आ चुके हो सर, एक बंदे से आपने पैसे लेने थे, पैसे दे चुका है वो 3 जनवरी को, क्या 5 जनवरी को बैठ के मैं उसको कंफर्मेशन भेजूं कि तुमने जो पैसे देने थे वो मानते हो? क्या भाई मैं दे चुका हूं, ठीक है जी।
सर फिर मैनेजमेंट आपसे कहे कि जी आप ना भेजें कंफर्मेशन, तो हमने पढ़ा था कि सर मैनेजमेंट कंफर्मेशन भेजने के लिए मना करे, चाहे रीजन जस्टिफाइड हो चाहे रीजन अनजस्टिफाइड हो, हम कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे। ठीक है जी, रीजन जस्टिफाइड नहीं होगी हम अपनी रिपोर्ट पे इम्प्लीकेशन देख लेंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट के मना करने पे कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे। हमने सर यहां तक चीजें कवर की थी। ठीक है जी, ये हमने सारा कवर कर लिया था सर। अच्छा जी, आज जो हम कवर करने जा रहे हैं ना, अच्छा देखो मैं हर एक पे ना सवाल कराऊंगा, ठीक है, हर एक पे सवाल कराऊंगा। कोई सवाल ICW का होगा, कोई सवाल CP ऑस्ट्रेलिया का होगा। ध्यान रखना सर, वहां पर सवाल आते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, और बहुत अच्छे सवाल आता है। ठीक है जी, लेटली मैंने CP ऑस्ट्रेलिया की किताब देखना शुरू की है, अच्छे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बने, मीनिंगफुल क्वेश्चंस बने। ठीक है, मेरा एक सवाल है सर तुमसे। देखिए हमने कल ये पढ़ा था कि जब आप ये डिसाइड करते हो ना कि मैंने कंफर्मेशन भेजनी है, तो फिर आपके सामने 6 कंसिडरेशन हैं, 6 डिसीजन हैं। डिसीजन याद रखना है, 6 डिसीजन हैं। पहला डिसीजन, कंफर्मेशन लेटर में क्या डालूं, कैसे डिजाइन करूं, ये मेरा डिसीजन है, क्या क्या डालूं क्या क्या ना डालूं। नंबर 2, कब भेजूं। नंबर 3, किसको भेजूं। नंबर 4, अगर मैं कंफर्मेशन लेटर भेजूं तो कंफर्म क्या करवाना है मैंने, ये इंफॉर्मेशन। सर कौन सी टाइप की कंफर्मेशन भेजूं, और सर अप्रोप्रिएट जो फॉलो प्रोसीजर्स हैं रिप्लाईज के ऊपर वो कैसे करने हैं मैंने। ये 6 डिसीजन हैं, डिसीजन याद रखना, ये 6 डिसीजन है जो ऑर्डर को लेने। सबसे पहला डिसीजन हम लेने जाने किस चीज का, डिजाइन का। ठीक है जी, अच्छा देखो जब ये पूरा पढ़ रहे होंगे ना, हम फोकस में रखेंगे डेटर्स कंफर्मेशन को। इसको डेटर्स कंफर्मेशन को, आमतौर पर डेटर्स कंफर्मेशन को हम फोकस में रखेंगे ताकि चीजें आसान रहे। तो मुझे एक बात बताएं सर, सबसे पहले आप जो भी कंफर्मेशन भेजने जा रहे हो ना मेरे बच्चों, उस कंफर्मेशन लेटर के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म क्या करवाना है, हर कंफर्मेशन लेटर में आपको ये 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एवरी कंफर्मेशन लेटर। ये कंपोनेंट्स हैं क्या, नंबर 1 एड्रेस होगा काउंटर पार्टी का, ऐसा काउंटर पार्टी का एड्रेस होगा सर, और ऑर्डर का एड्रेस होगा। ऑर्डर का एड्रेस क्यों है इसमें सर, क्योंकि आप काउंटर पार्टी को कहते हो कि यार हमें जवाब ना दो। अच्छा ये लेटर जाता किसकी तरफ से, ये मैनेजमेंट के लेटर हेड पे होता है, मैनेजमेंट इसको साइन करती है एज इफ कि ये मैनेजमेंट भेज रही है। मैनेजमेंट कहती है इसका जवाब हमें नहीं देना, आपने इसका जवाब डायरेक्ट ऑडिटर को देना, हमें नहीं देना। ठीक है, तो सर एक तो काउंटर पार्टी का एड्रेस होगा जिसके पास ये लेटर जा रहा है ताकि सही जगह पहुंचे। फिर दूसरा सर हम रिप्लाई के लिए किसका एड्रेस देंगे, ऑर्डर का। फिर सर एड्रेस करेंगे एक नॉलेजेबल पर्सन को। भाई अगर आप मिसाल के तौर पर डेटर्स की कंफर्मेशन चाहते हो तो जो काउंटर पार्टी पे CFO है उसको एड्रेस कर लो, या काउंटर पार्टी का जो रिसीवेबल्स का मैनेजर है उसको एड्रेस कर लो। आप काउंटर पार्टी के मार्केटिंग के हेड को एड्रेस नहीं कर सकते, क्यों भाई, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स। ठीक है जी, आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को एड्रेस नहीं कर सकते, क्यों, वो अकाउंटिंग नहीं देखता भाई, आपने एड्रेस करना है नॉलेजेबल पर्सन को। ये याद रखना, एग्जामिनर उठाएगा कंफर्मेशन का फॉर्मेट देगा जैसे उसने 2 अटेम्प्ट पहले दिया था और बोला था कि बताओ इसमें गलतियां क्या है। ठीक है जी, ये याद रखना, उस वक्त ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। फिर जी इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, जो चीज आप कंफर्म करवाना चाहते हो वो आ रहा है। 2 एड्रेस आ गए, एक बंदे का नाम आ गया जिसको आपने लेटर लिखा है। फिर आप क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म करवाना चाह रहे हो, ऑथराइज सिग्नेचर किसका, मैनेजमेंट का, कंपनी की मैनेजमेंट का। क्यों, कंपनी की मैनेजमेंट अपने डेटर को कहती है कि भाई आप कंफर्मेशन ऑर्डर को भेजो। ठीक है जी, याद रखना ये ऑडिटर डिस्पैच भी कर रहा होता है, सब काम कर रहा होता है, लेकिन असल में लेटर किसकी तरफ से जा रहा होता है, मैनेजमेंट की तरफ से। किसको, डेटर को सर, और डेटर रिस्पॉन्ड किसको करता है, ऑर्डर को डायरेक्ट करता है। ठीक है जी, तो ऑथराइज सिग्नेचर आ रहा होगा। और सर फॉलो अप मैकेनिज्म, इसका क्या मतलब है, आप उसको ये कहोगे कि भाई जवाब देने का एक तरीका कार है। आप कहोगे डेटर को कि आप जब ये जवाब लिख दो तो एक लिफाफा अटैच है इसके साथ, उसमें डाल के अल्लाह के वास्ते डिस्पैच कर। ठीक है जी, तो बताओ हमारे इस एक कंफर्मेशन लेटर के 6 हिस्से, 2 एड्रेस आ रहे हैं, काउंटर पार्टी का यानी डेटर का, और डेटर को बता रहे हो कि ऑर्डर को किस एड्रेस पे रिप्लाई करना है। सर डेटर को का वो बंदा जो जिसको डेटर कह रहा हूँ, जो क्लाइंट है जिससे आपने पैसे रिसीव करने, उसमें रिस्पॉन्सिबल बंदा जो कंफर्म करके दे आपको। सर फिर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आपने कंफर्म करवानी है, बैलेंस कंफर्म करवाना है, ट्रांजैक्शन कंफर्म करवानी, ऑथराइज सिग्नेचर, ये सिग्नेचर किसका है, और सर एंड में आप एक काम करते हैं, आइए देखते हैं एक सैंपल हमारा जो कंफर्मेशन लेटर है। ठीक है जी, ये नजर आ रहा है सबको, नजर आ रहा है। देखिए ये लेटर एड्रेस हो रहा है मिस्टर क्रिस्टोफर स्मिथ को। ये कौन है मिस्टर क्रिस्टोफर स्मिथ, ये हमारा डेटर है जिससे हमसे पैसे लिए हुए। ठीक है जी,
ये एक बैंक है जो अपने कस्टमर्स को लेटर भेज रहा है। क्रिस्टोफर स्मिथ रहते हैं जनाब कोई अमलगमेटेड विंगनुट, पता नहीं कौन सा नाम है उसका, फिलाडेल्फिया में रहते हैं, उनको हमने एड्रेस किया। मिस्टर स्मिथ, ये होंगे सर, छोटा सा एक बिजनेस होगा, उसके ओनर होंगे। मुझे बताओ ये ऊपर वाली चीज जो है, ये ऊपर वाली चीज ये क्या है? सर ये काउंटर पार्टी का एड्रेस है, ठीक है जी। ये क्या है? ये नॉलेजेबल पर्सन है। अब देखो उसमें आप लिख क्या रहे हैं, इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय आर ऑडिटर्स डेलॉइट, ठीक है जी। और ये आ गया उनका एड्रेस 1700 मार्केट स्ट्रीट फिलाडेल्फिया। we would very much appreciate your cooperation in confirming the following information. यह है information to confirm, ऐसा। ये किसका एड्रेस है? ऑडिटर का एड्रेस है। ये आ गया हमारा पहला एड्रेस, ये आ गया हमारा दूसरा एड्रेस, ये आ गया हमारा सर तीसरा पार्ट नॉलेजेबल पर्सन को एड्रेस हो गया। ये क्या आ गई सर हमारे पास इंफॉर्मेशन टू कंफर्म, प्लीज कंपेयर द अबव इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड, complete the statement below and send this letter directly to our auditor, ठीक है जी। ये आपने उसको इंस्ट्रक्ट भी कर दिया। फिर an addressed envelope is enclosed for your convenience, ऐसा। ये हमारे पास फॉलो अप मैकेनिज्म आ गया छठे नंबर वाला जो है। फिर जोसेफ गार्डनर, ये कौन है? ये हमारी मैनेजमेंट का कंट्रोलर है, ठीक है, उसकी तरफ से जा रहा है, उसका सिग्नेचर है सर, इसका मतलब ये हमारे पास पांचवा पॉइंट ऑथराइज सिग्नेचर हो गया, ऐसा। ये एक टिपिकल कंफर्मेशन लेटर है, ऐसा है सर। ये बात भेजो में बैठती है। अच्छा जी, ये कंफर्मेशन लेटर किस फर्म का है? किस फर्म का है? ये डिलॉयट का है। अब आपको लगता होगा कि यार डिलॉयट का कंफर्मेशन लेटर ऐसा है तो पता नहीं जो है वो केपीएमजी का कंफर्मेशन लेटर कुछ और तरह का होगा, ऐसा। तो ये है केपीएमजी का कंफर्मेशन लेटर। क्या करते हैं? अब देखो ये पाकिस्तान का है, ठीक है जी। अब देखिए लॉटे केमिकल है हमारा क्लाइंट, मैनेजमेंट लॉटे केमिकल के लेटर हेड पे जा रही है कंफर्मेशन, ठीक है जी। लॉटे वालों ने किसको ये लेटर भेजा? रिया बारकर जिलेट, ठीक है जी। और जिलेट कौन है? जिलेट कौन है? हमारा डेटर होगा, ठीक है जी। वो कह रहे आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर KPMG तासीर आदि कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लॉटे केमिकल्स। ये लॉटे एक इंग्लिश नाम है, लोटे नहीं है, ठीक है जी। At 31st December 2021 and for the period then ended, in connection with the audit, please furnish to our auditor information requested below involving matter to which you have been engaged. Please provide the information requested below taking into consideration matter existed at 31 December 2021. हम कह रहे हैं 31 दिसंबर 2021 पे जो है वो जो चीजें वो अच्छा। फिर वो कह रहे हैं जनाब काइंडली सेंड योर रिस्पांस डायरेक्टली टू आवर ऑडिटर at the address mentioned below as soon as possible to allow us to meet the scheduled completion date of the audit, ठीक है जी। नीचे आ गया सर ऑडिटर का एड्रेस, ऐसा। अब केपीएमजी थोड़ी एडवांस फॉर्म है, एडवांस फॉर्म का मतलब ये आज 2021 चल रहा है। नीचे देखिए इन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटिवली हम क्लाइंट को कह रहे हैं कि भाई जवाब नहीं देना ना, ऑल्टरनेटिवली प्लीज डायरेक्टली ईमेल योर रिस्पॉन्स टू द बिलो मेंशन्ड ईमेल्स। अब ये केपीएमजी के एंगेजमेंट पार्टनर अमीन मलिक साहब का ईमेल एड्रेस है, ठीक है जी। ये केपीएमजी के जो एंगेजमेंट मैनेजर हैं हुसैन हामिद मेलवानी, ये उनका ये मैनेजर होता है उसका है। फिर ये जो मनीष कुमार, ये हमारे पास जो है वो उसका जो जॉब इंचार्ज है उसका ईमेल एड्रेस है। क्यों ईमेल पे क्यों मंगवा रहे? ईमेल पे मंगवा सकते हो, हाँ सर मंगवा सकते हैं, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे कंफर्मेशन मंगवाना। अब मुझे बताओ एक टिपिकल कंफर्मेशन तुम्हारे सामने आ गई, कल अगर एग्जामिनर कहे कि इसमें गलतियां निकाल के दो, निकाल के दे दोगे पक्का? अच्छा सर ये एक कंफर्मेशन की मिसाल है। सर अगर मैं देखूं तो सर हमारे पास टैक्स कंफर्मेशन भी है, ये आपको सब दे देते हैं सर। ये भी लोटे केमिकल का है, लोटे, ये लॉटे, ठीक है जी भाई। ये लॉटे केमिकल ने किसको लिखा है? फर्गसन्स को। फर्गसन्स को क्यों? टैक्स एडवाइजर फर्गसन है, उसको लिखा है। केपीएमजी इसका एक्सटर्नल ऑर्डर है, ठीक है जी। ये सारी चीजें लिखी कि भाई टैक्स कंफर्म करना है, चीजें कंफर्म करनी है, और किसको देना है भाई? डायरेक्टली ऑडिटर्स को देना है, ठीक है जी। और अगर ना हो तो ये ईमेल कर देना। अब यहाँ जो है ना इन्फॉर्मेशन है लंबी चौड़ी,
नेचर ऑफ टैक्स लिटिगेशन, प्रोग्रेस ऑफ टैक्स केसेस, ठीक है ना, ये इस तरह की चीजें सर ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं, ठीक है जी, कि एक टैक्स कंफर्मेशन में क्या क्या होता है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कितनी सारी इंफॉर्मेशन उसने मांगी। एन evaluation of likelihood of an unfavorable outcome, an estimate if can be made of an amount range of potential loss, ठीक है, आप टैक्स एडवाइजर को कह रहे हो जो केसेस चल रहे हैं उसके बारे में बताओ कि क्या क्या हो सकता है, उसका आउटकम क्या हो सकता है, लॉस की वैल्यू बता सकते हो कि क्या हो सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है जी। फिर सर अनअसर्टेड क्लेम्स एंड असेसमेंट, सर देखो एक पता नहीं तुम लोग को समझाने लायक चीजें हैं या नहीं है, एक चीज याद रखना, देखो हमारे यहाँ ना जो पाकिस्तान में टैक्स लॉ है वो कहता है कि सेल्फ असेसमेंट है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब आपने अपना रिटर्न जमा कराया वही असेसमेंट ऑर्डर है, अनलेस कि वो ऑडिट असेसमेंट ऑर्डर का मतलब पहले जमाने में होता था आप जाके रिटर्न जमा कराते थे, आप कहते थे भाई बाप ये हमारा टैक्स, टैक्स वाला उठा के देखता था, अच्छा ये सही ये सही ये सही, ये हमारा सर्टिफिकेट, ऐसा वो आपको असेसमेंट ऑर्डर के तौर पे मिलता था। रिटर्न हम जमा कराते थे, असेसमेंट ऑर्डर वहां से मिलता था। अब क्या होता है जब हम जाके अपना टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं वो स्टैंप मार के हमें वापस कर देता है, वही हमारा क्या है सर, असेसमेंट ऑर्डर है, अनलेस के वो चैलेंज हो जाए। तो हम अपने ऑडिटर से भी पूछते हैं भाई पिछले, अच्छा चैलेंज कितने सालों तक हो सकता है, 5 सालों तक हो सकता है, तो हम अपने ऑडिटर से पूछते हैं कि पिछले 5 सालों में हमारा कोई रिटर्न खुला हुआ तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। अब इसमें भी आप पूरा पैटर्न देख रहे हैं एक ही जैसा है, क्या कंफर्मेशंस का पैटर्न अलग अलग होता है। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डिस्कशंस नहीं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अच्छा ये हमारे पास है रिलेटेड पार्टी की कंफर्मेशन, ये मैं आपके लिए सारी की सारी जो है ना बेटा अल्लाह के वास्ते चाचा, अच्छा ये है बैंक कंफर्मेशन, फर्क क्या है इसमें, ये है ऑडिटर के लेटर में, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है जी। अब सुनो जरा, आप यहाँ लॉटे केमिकल्स आप बैंक को खुद एड्रेस करो, इन अकॉर्डेंस विद द अबव नेम्ड कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस गिवन हियर ऑन, तो क्या नीचे उसकी इंस्ट्रक्शंस गिवन है, प्लीज सेंड डायरेक्टली टू अस एट बिलो मेंशन्ड एड्रेस एज ऑडिटर ऑफ योर कस्टमर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर ये क्यों ऐसा किया गया कि बैंक कंफर्मेशन ऑर्डर के लेटर पे जाती है। देखो एक एक चीज होती है इंफॉर्मेशन की कंसीलमेंट, ऑडिटर ना जो चीज चाहे बैंक से पूछ सकता है। अच्छा बैंक सिर्फ पैसे नहीं रखता हमारे, बैंक लोन भी देता है, गारंटीज भी देता है हमारे बिहाफ पे, बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उससे ये भी पता चलता है कि हमने किन किन लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस किए, कोई प्रोहिबिटेड पार्टी के साथ तो ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, कोई अबनॉर्मल नेचर की ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, ये सारा देखिए बैंक कंफर्मेशन 6 पेजेस का, कितने का, ऊपर आप नंबर ऑफ पेजेस देख रहे हो, 6 पेजेस की कंफर्मेशन। आप पूछ रहे हो फुल टाइटल क्या है जनाब, कस्टमर का नाम, सोल ट्रेडर है या नहीं, ये सारी चीजें, ये पूरी लिस्ट है, ठीक है जी। फैसिलिटीज यानी लोन क्या क्या लिया है, सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवाया हुआ है, ये सारी चीजें, कस्टडीज कितनी है, कंटिजेंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है जी। एसेट्स क्या क्या है सर, डेरिवेटिव एसेट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें। सर साइन कितने लोगों के, केपीएमजी का भी साइन है और लोटे वालों का भी साइन है, ऐसा, तो ये याद रहेगा। एक एक कंफर्मेशन है जो किसके लेटर पे जाती है, ऑर्डर के, वो कौन सी है, बैंक कंफर्मेशन, बाकी सारी कंफर्मेशन किसके लेटर पे जाती है, क्या चीज, नहीं 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 नहीं, एक ही कंफर्मेशन नहीं भेज सकते, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, हर एक के लिए आप अलग कंफर्मेशन भिजवाओगे, क्योंकि नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी आ रहा है, ये ऑथराइज सिग्नेटरी किसका है, लॉट पाकिस्तान का, लॉट पाकिस्तान के लिए हमने ऊपर लिखा, क्या लिखा हमने कि भाई हमने मेंशन कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, नीचे से साइन किए हुए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ही बैंक में मेरी 3 ब्रांचेस के अंदर अकाउंट्स है, तीनों की कंफर्मेशन अलग अलग जाएगी, यस यस, आप कंफर्मेशन ब्रांच को भेजते हो, हेड ऑफिस को नहीं भेजते हो, क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर फैसल बैंक लिमिटेड अब्दुल्ला अरून रोड ब्रांच, ठीक है जी, ये नोट भी कर लो भाई कि एक बैंक में अगर आपके 3 अकाउंट्स हैं ना, 3 कंफर्मेशन लेटर्स जाएंगे, ठीक है जी, सेम ही बैंक में उसी ब्रांच में होगा, मल्टीपल अकाउंट्स होंगे, तब हम शायद एक साथ एक कंफर्मेशन भेज दें, क्योंकि वहां लिखता है कि टाइटल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी, चलो जी। अच्छा याद रखना भाई, जो डेटर्स कंफर्मेशन है उस पर ऑडिटर का साइन नहीं आता, दिमाग में रखना, ऑडिटर का साइन डेटर्स की कंफर्मेशन के ऊपर नहीं आता, वो मैनेजमेंट भेज रही होती है किसको,
क्लाइंट को कि आप डायरेक्ट उसको जवाब दो, ठीक है जी। हाँ ये हो कि सवाल सही करने आ जाए और वो नीचे आ रहा हो कि जी साइन एक ही भेजिए, फिर एक ही भेजिए। इस क्लास के बाद ना फिर हिम्मत नहीं रहती क्लास लेने की यार, पता नहीं किस बंदे ने यहाँ लगाया, तंदूर में पैदा हुआ था वो हैं। मैडम आगे मैनेजमेंट के लेटर हेड पे भी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों के साथ नहीं, खुबैब नहीं सर, प्लीज आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े प्लीज मेरे बच्चों। चलो जी डिजाइन हो गया जी। डिजाइन के बाद हम जा रहे हैं सर टाइमिंग ऑफ सेंडिंग कंफर्मेशन, ठीक है। सुनो अच्छा देखो ये एक चीज है ना, तुम किताब में ढूंढने जाओगे ना तुम्हें डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ये किताब में इमीडिएटली उसमें लिखी हुई कंफर्मेशन के चैप्टर में नहीं है, आगे जो ऑडिट प्रोसीजर है उसके चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये सवाल ऐसा है जिसपे एग्जामिनर कई एरिया ऐसा जिसपे कई दफा सवाल आ चुके, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कंफर्मेशन जब आप भेजते हो तो आमतौर पे कंफर्मेशन भेजी जाती है कब? ईयर एंड के बाद। कब? अगर सर ये मेरा ईयर एंड है तो कब, कितने टाइम बाद? भाई आपको पता है 2.5 महीने में ऑडिट कंप्लीट करना है तो आप ईयर एंड के फौरन बाद क्या करते हो, कंफर्मेशन भेज देते हो। 5 जनवरी 6 जनवरी 10 जनवरी के अंदर अंदर कंफर्मेशन चली जाती है। क्यों? कुछ कंफर्मेशन ऐसी होती हैं जो देर से जवाब आता है। जब बैंक कंफर्मेशन का जवाब विद इन अ वीक आ जाता है, डेटर्स को ना ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां से कंफर्मेशन आने में वक्त लगता है, ठीक है जी। तो बड़ी कंफर्मेशन को तो खैर क्लाइंट भी फॉलो अप कर रहा होता है कि यार अल्लाह के वास्ते जवाब दे दो जवाब दे दो। अच्छा एक बात बताओ, मैं क्लाइंट के पास गया, मैंने कहा तुम्हारे डेटर्स जवाब नहीं दे रहे, क्लाइंट ने सब डेटर्स को फोन किया कि जवाब दो भाई ऑर्डर को, और इसके बाद जवाब आ गया, तो क्या हमारी कंफर्मेशन रिलायबल है? हाँ रिलायबल है, कोई मसला नहीं। सिर्फ मसला ये कि वहां से वापस आते हुए मैनेजमेंट का हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा सुनिएगा दोस्त, ईयर एंड के फौरन बाद, ईयर एंड के फौरन बाद अगर मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं तो सर बाज़ औक़ात होता है ये कि यार जो ऑडिट फाइनलाइज होता है ना इसमें इतना टाइम नहीं होता, देर हो सकती है। और आप कंफर्म आप देखें उसके अंदर कंफर्मेशन लेटर में उसने वर्डिंग्स भी क्या इस्तेमाल की थी कि हमारे ऑडिटर की कंप्लीशन, ऑडिट की कंप्लीशन हो, इस चक्कर में जल्द से जल्द इसका क्या करना है आप रिप्लाई कर दें। आप लेटर को जो है ना वो डाक में पोस्ट ऑफिस में ना डालें, ईमेल ही कर दें भाई, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर आपको ये डर है कि जी जब ईयर एंड करीब होगा, मतलब ईयर एंड के फौरन बाद हमने जो है वो ऑडिट फाइनलाइज करना है और उसमें कोई मसला हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा देखो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अभी आप ऑडिट करने जाओगे प्रैक्टिकल लाइफ में, म्यूचुअल फंड्स ना जैसे उनका ईयर एंड साल का एंड आता है ना, यहाँ पे ना उनकी बुक्स क्लोज हो जाती है। बुक्स क्लोज होने का मतलब उनके यूनिट्स में ट्रेडिंग होना बंद हो जाती है। वो कहते हैं जी भाई अगले 7 दिनों में ना हमने प्रॉफिट अनाउंस करना है, अगले 7 दिनों में, 7 दिनों में ऑडिट कंप्लीट होना है। अब बताओ अगर तुम इस जगह पे बैठ के डेटर्स को कंफर्मेशन भेजो इवन 2 जनवरी को भी, तो 5 दिन है तुम्हारे पास कंफर्मेशन लेने के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना चाहिए सर? पहले भेज देना चाहिए। अब सर जब पहले भेजोगे तो कंफर्म बैलेंस तो कंफर्म यहाँ का होगा, बैलेंस कंफर्म ईयर एंड का तो नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए सर ऐसे सिनेरियो में? सर ऐसे सिनेरियो में स्टैंडर्ड कहता है एक 3 स्टेप प्रोसीजर है। वो है क्या सर? एक तो आप कंफर्मेशन भेजें पहले, ठीक है जी। फिर उसके बाद सर जो जवाब आया ना, जवाब आए किस तारीख को, मिसाल के तौर पर 31 अक्टूबर को कंफर्मेशन भेज दी, ईयर एंड हमारा क्या है 31 दिसंबर, ठीक है। कंफर्मेशन हमने इस डेट की भेजी, कब भेजी होगी? हमने 31 अक्टूबर के बैलेंस की कंफर्मेशन कब भेजी होगी? अक्टूबर से पहले, वेरी गुड। मतलब हम कहेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी 2 ट्रांजैक्शन होने वाली हैं, नहीं, हम भेजेंगे सर ये दिसंबर के महीने में किसी पॉइंट पे, ठीक है जी। हम इसको भेज देंगे इसे 15 दिसंबर को, हम कहेंगे अल्लाह अल्लाह करके 31 दिसंबर तक जवाब आ जाए इनका। सर 31 दिसंबर पे जवाब तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन वो जवाब किस डेट का होगा? 31 अक्टूबर का होगा। तो हम करेंगे ये सर 31 अक्टूबर को जो कंफर्म बैलेंसेज है, जो कंफर्म बैलेंसेज है वो लेंगे, और 31 दिसंबर के वो बैलेंसेज जिसमें हमने कोई काम नहीं किया वो उठाएंगे, ठीक है जी। अब गौर से सुनो, मिसाल के तौर पर सर 150 डेटर्स है, 150 डेटर्स है,
सर इन 150 डेटर्स के देखेंगे कि सर बैलेंसेस में कितना चेंज आया, इन 150 डेटर्स के बैलेंसेस में कितना चेंज आया। पता चला जी इसके अंदर 100 डेटर्स ऐसे हैं जिनके बैलेंसेस में कोई मटेरियल चेंज नहीं, कोई मटेरियल चेंज नहीं, बहुत थोड़ी सी ट्रांजेक्शन हुई होंगी। सर हाँ 50 डेटर्स ऐसे हैं जिनमें चेंज आया। तो आपने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, इन दो डेट्स के बीच में उन डेटर्स को आइडेंटिफाई करना है जिनकी अमाउंट मटीरियली चेंज हो गई। अब आप सुने, अब आपने सर इन 50 लोगों की ट्रांजैक्शंस निकलवानी है। क्या निकलवानी है? और इन ट्रांजैक्शंस पे आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना है। क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी करने हैं। क्या मतलब सर? जब आप इन दो डेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन उठाएं, आप चेक करेंगे मैनेजमेंट के कंट्रोल्स डिजाइन में और ऑपरेशन में इफेक्टिव है सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर क्या मतलब? आप उठा के चेक करें जो कंपनी ने इस इंटरिम पीरियड में सेल्स बुक की है उसमें इनवॉइसेस पूरी हैं, ठीक है जी, इनवॉइसेस से जो अमाउंट आ रही है वो प्रॉपर्ली लेजर में जा रही है नहीं जा रही है। सर गुड्स डिलीवरी नोट्स निकलवाएं, सर डिस्पैच के डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, सर वो इनवॉइसेस निकलवाएं जो क्लाइंट के पास गई हैं उससे सिग्नेचर उठा के चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, ऐसा है। और सर बाज़ औक़ात तो ये होता है कि साल के एंड पे जैसे ही 31 दिसंबर आता है हमें एक लेटर रिसीव होता है। हमें क्या मतलब? मैनेजमेंट को एक लेटर आता है, उस लेटर में होता है लेजर। कौन भेजता है लेजर? काउंटर पार्टी भेजती है। क्या भेजती है? लेजर भेजती है। इसको हम कहते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। आपके पास बैंक स्टेटमेंट आता है, उसमें क्या आ रहा होता है? बैंक के साथ जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है। अकाउंट स्टेटमेंट क्या होता है? सर आपका डेटर आपको एक लेटर भेजता है, भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन आपके साथ की। आप अपने डेटर को एक लेटर भेजते हो ताकि दोनों बैठ के क्या करें? ट्रांजैक्शन रिकंसाइल कर लें। ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गई है तो हम ये देख रहे होते हैं। तो सर जब अकाउंट स्टेटमेंट आता है वो भी आपके पास एक सोर्स है चेक करने का कि जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सही हैं या नहीं है। अब बताएं सर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है भाई, सैंपल बेसिस में हमने 4-5 ट्रांजैक्शंस के कंट्रोल देखे बहुत स्ट्रांग है। मुझे बताएं मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा करने की जरूरत है? नहीं। अगर सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में रिजल्ट आता है कि नहीं भाई कंट्रोल्स तो बहुत वीक है, इनवॉइस इशू हुई है 4 तारीख को, सेल्स बुक हो गई है 2 तारीख को, ठीक है जी, इनवॉइस इशू हुए 5 तारीख को, सेल्स बुक हुई है 27 तारीख को, मैंने कहा इस कंपनी के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो फिर क्या करूंगा मैं? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या मतलब? जितनी सेल्स हुई है उनमें से मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन के सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाऊंगा और एक एक चीज को चेक करूंगा। अब मुझे बताओ दो ही कंक्लूजन हो सकती है, या तो मैं तसल्ली कर लूं कि सब सही है और मैं कहूं कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। कैसे मिला? यहां कंफर्मेशन भेजी और इन इंटरिम ट्रांजैक्शंस के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी कर लिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी कर लिए और मैं सेटिस्फाइड हूं कि मामला सही है, तो स्टैंड कहता है आप कंक्लूड कर दो सब कुछ सही है। तो व्हाट इफ क्या हमें जवाब मिलता है कि नहीं सब कुछ सही नहीं है, तो फिर आपने 31 दिसंबर पे दोबारा कंफर्मेशन भेजनी है, ये हमारी मजबूरी है। अब बताएं अगर मैं इस पूरी कहानी को समराइज करूं तो मैं कहूंगा सर हमें बाज़ औक़ात जरूरत पड़ती है क्या करने की? अर्ली कंफर्मेशन भेजने की, ठीक है जी। मे भी हमारी डेडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट हो कि हमें कंफर्मेशन अर्ली भेजना पड़ जाए, तो जब अर्ली भेजोगे तो क्या करोगे? उस अर्ली कंफर्मेशन को भेजने के बाद जो बैलेंसेस हमारे पास आएंगे हम ईयर एंड तक वेट करेंगे, ईयर एंड पे भी बैलेंसेस आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपैरिजन में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? सर वो डेटर्स जिनकी अमाउंट्स में रिसीवेबल्स में मटेरियल चेंज आए वो निकलवाने के बाद हम क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? उन लोगों की ट्रांजैक्शंस निकलवाएंगे जो 2 महीने में हुई हैं। उन ट्रांजैक्शंस पे हम देखेंगे सर वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई, कंट्रोल चेक कर लेंगे। अगर हमें लगता है कि जी मैनेजमेंट के कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव हैं, जिस दिन की सेल है उसी दिन रिकॉर्ड हुई है, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है, डिस्काउंट सही कैलकुलेट हुआ है, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री सही पास हुई भी है, तो सर फिर हम कहेंगे यार मामला बिल्कुल सही है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हम थोड़े से कर लेंगे। व्हाट इफ क्या हमें कंट्रोल्स वीक लगते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो सेल डेट से पहले बुक हो गई है, सेल डेट के बाद से ट्रांजैक्शन बुक हुई है, तो सर फिर हम क्या करेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेंगे, ठीक ठाक जो है वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाएंगे, इनवॉइसेस निकलवाएंगे, सेल डीड्स निकलवाएंगे, सर डिस्पैच नोट्स निकलवाएंगे, सर कोरियर वालों की चीजें निकलवाएंगे, चेक करेंगे बाकी सेल्स हुई हैं या नहीं हुई है। और सर अगर हम कंक्लूड करते हैं सब चीजों के बाद कि मामला बिल्कुल सही है तो क्या करें हम सर? कंक्लूड करने के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। और अगर आप ये कंक्लूड करने के नहीं मिला तो सर यू हैव टू सेंड द कंफर्मेशन अगेन, ऐसा है सर? हम साइन ही नहीं करेंगे ऑडिट रिपोर्ट बगैर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के, तो हम साइन नहीं कर सकते ना, हैं?
तो मसला ये है कि हम फिर साइन करेंगे, रिपोर्ट में लिख देंगे कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, स्कोप लिमिटेशन है, हम अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लेमर दे रहे हैं, या अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर मटेरियल है परवेसिव है तो हम डिस्क्लेमर दे देंगे, ठीक है जी। लेकिन मसला ये कि मुझे कोई बंदा बगैर एविडेंस के कंपेल नहीं करेगा। देखो यार उलट काम होता है, आप अगर अदालत में खड़े हो ना और सबूत इनसफिशिएंट है तो जज क्या करेगा, वो कहेगा भाई सबूत पूरे नहीं है, मैं सजा नहीं दे सकता। ऑडिटर क्या कहेगा, सबूत पूरे नहीं है, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, आप मुझे ओपिनियन के लिए कंपेल ना करो, ऐसा। अब बताएं सर, मैंने आपसे कहा जनाब एक इंटरिम डेट है, ये क्या डेट है जिस पे आप कंफर्मेशन भेज रहे हो, एक हमारी फाइनल डेट है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब जो ईयर एंड का बैलेंस है, ठीक है जी, सिंस इट्स द बैलेंस ऑफ ईयर एंड सो सेंड कंफर्मेशन ऑन रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, फिर ड्यू टू स्ट्रिक्ट डेडलाइन और अदर इश्यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी मेड एट या कैन बी सेंट एट एन इंटरिम डेट, ऐसा। अच्छा जी, अब मेरा एक सवाल है सर, मैनेजमेंट आपको कह रही है कि जी आप ईयर एंड के ऊपर ना कंफर्मेशन ना भेजें, और सुनना सवाल बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैनेजमेंट आपको कह रही है ईयर एंड पे कंफर्मेशन ना भेजें, ईयर एंड पे हमारे एम्प्लॉइज भी बहुत बिजी होंगे और हमारा अंदाजा है कि अगर आपने ईयर एंड पे कंफर्मेशन भेजी तो उसका जवाब बहुत देर से आएगा, हमारा ऑडिट ख्वार होगा, हमारी आपसे इल्तिजा है कि आप जल्दी भेज दें। क्या ऑडिटर ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्ट करके कंफर्मेशन जल्दी भेज सकता है? हाँ, इसी चीज के लिए स्टैंडर्ड ने कहा है कि आप जल्दी भेजो, ठीक है जी, भेज सकता है वो सर, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल रिक्वेस्ट है, ठीक है जी, क्योंकि मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिट जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उससे क्या दिया, हमें वे आउट दिया कि इस केस में आपको क्या करना चाहिए, इस तरह एविडेंस लेना चाहिए। अब बता, हमने 31 अक्टूबर को कंफर्मेशन भेजी, ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है, क्या करें, दोनों डेट्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई आपने ये इंश्योर करना है कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड ना हो, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहला स्टेप करना पड़ेगा, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एट द डेट ऑन विच कंफर्मेशन इज सेंट एंड ईयर एंड, ठीक है जी, and look for balances that materially change. Number 2 sir, perform test of controls over interim transactions to check the effectiveness of controls, ठीक है जी, and authenticity of transactions. Pick major transactions from the selection and perform substantive procedures, ऐसा। फिर ईयर एंड के कितने टाइम बाद कंफर्मेशन भेज सकते हैं? देखो बाद में भेजने में तो कोई मसला नहीं है ना, आप कहोगे 31 दिसंबर का बैलेंस कंफर्म कर दो, आप भले फरवरी में भेज दो, दो ही डेटर्स हैं आपके, दोनों आपके बिल्डिंग के नीचे ही रहते हैं, तो आप ऑडिट रिपोर्ट साइन होने 3 दिन पहले भेज दो, कोई टेंशन नहीं, आपको जल्दी मिल जाएगा, बात का मसला नहीं है। हाँ जी, कंक्लूजन में क्या होगा, या तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा, या कलेक्ट हो गया तो कंक्लूड, नहीं हुआ तो क्या करूं मैं, सेंड कंफर्मेशन अगेन एट दी ईयर एंड। ऐसा आप अपनी किताब उठाओगे ना, उसमें सिर्फ ये 3 स्टेप दिए हुए हैं, बस कहानियां नहीं लिखी हुई, ठीक है जी। तो जो कहानियां ऊपर नीचे आपने की ये सब समझाने के लिए, याद करने वाला मटेरियल इसमें क्या है, ये 3 स्टेप्स, पक्का कर लोगे जी, बढ़े हम आगे जी मेरा बच्चा। कंफर्मेशन आगे आ रहा है, रिफ्यूजल के लिए पूरा पूरा हिसाब किताब है हमारे, ठीक है, बढ़े हम जी। लिखना है ना तो नहीं है तुम लोगों ने? अच्छा ये सुनो, एक चीज और सुनो सर, एक चीज और सुनो, बच्चा कह रहा है कि भाई आपने 31 अक्टूबर को कंफर्मेशन भेजी, रिप्लाई 5 जनवरी को आया, आने दो, आने दो, हमारे पास ऑडिट में कितना टाइम है, 2.5 महीने पड़े हुए, ठीक है ना, आने दो। अच्छा देखो एक चीज याद रखो, यही चीजें जो है वो आपकी किताब में होंगी, ठीक है, शायद इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने ऐड की अभी, ये आपको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही किताब में और वही स्टडी टेक्स्ट से ही लिया गया, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट में आपको 4 चीजें मिलेंगी, मेरी किताब में शायद 5.5 चीजें मिल जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि हमारी किताब में 4.5 चीजें और स्टडी टेक्स्ट में 5.5, ये नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसमें मोटे मोटे अल्फाज इसी जगह से याद कर लो, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इसी जगह से याद कर लो, ठीक है जी। अब आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, ठीक है जी, एक और चीज, भाई कल मेरी जो है वो एक छोटी सी मतलब एक जो है वो फोन कॉल हुआ, मेरा एक दोस्त है मेरा, उसको मैंने फोन कॉल किया, ठीक है जी। अब मैं सुनो सुनो 2 मिनट,
तो मैंने उससे पूछा कि जी 2-3 पेपर्स के रिजल्ट्स बहुत आउट हैं, ऐसा क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है? FAR1 का रिजल्ट बहुत आउट है, उस पर क्या कहेंगे? 23% रिजल्ट है। लॉ का, उसने कहा लॉ का तो चलो छोड़ दो, लॉ में तो बच्चे ही बहुत कम थे, तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैंने कहा यार 2 चीजों मुझे बताओ, FAR1 और ऑडिट का रिजल्ट इतना खराब क्यों? उसने कहा यार जो बच्चा आपको आके ये कहता है ना कि मैंने पूरा पढ़ा, मैंने सब याद किया, उसके बाद भी वो फेल हो गया, झूठ बोलता है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैं आपको बता रहा हूं, लोगों की नजर में, अभी आपने पढ़ लिया ना, पूरी चीज पढ़ ली ना आपके जहन में ना, मैं आपको 10 दिन बाद कहूंगा लिखो, आपको लगेगा कि आपको याद है चीजें, आप लिख लो, आपको याद नहीं होगी चीजें, आप चीजें मिस करोगे। आप वहां लिखोगे मैंने 2 बैलेंसेस को कंपेयर किया, उसके बाद मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लिए, उसके बाद मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए। एग्जामिनर कहेगा यार एक काम करो, इस तरह का ऑडिट हमें दोबारा सिखाओ आगे, कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स के बाद आप क्या कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लो। अब आ जाओ, जरा वापस आ जाओ बेटा, ये आप नई टेक्निक लेकर आ रहे, ठीक है? तो मैं आपको बताऊं, बीमारी सबसे बड़ी है कि चीजें रिटेन नहीं है, यहाँ भरी हुई नहीं है, यहाँ भरी हुई नहीं है, और जवाब लिख के आ रहा है, जवाब लिख के आ रहे हैं, और ब्लेम डाल रहे हैं किस पे? चूंकि मैं अंग्रेजी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूं, पीले स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो मेरी ड्राफ्टिंग का इशू है। नहीं, ड्राफ्टिंग का इशू उस बंदे को होता है जिसके पास कंप्लीट थॉट्स नहीं होते, वो मिस करता है चीजें। आप आज आपका मैं एक रिटन टेस्ट लेता हूं ना, यकीन करो अंग्रेजी में किसी को मसला नहीं होगा ना, अंग्रेजी देखता है एग्जाम में। यार अंग्रेजी अगर देखना होता ना, तो मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग क्वालिफाई हुए हैं, वो कभी जिंदगी में क्वालिफाई नहीं हुए, जिंदगी में क्वालिफाई नहीं हुए। मैंने एक बंदे की ड्राफ्टिंग देखी, मैंने कहा क्या पैथेटिक ड्राफ्टिंग, ये क्या लिखा है तुमने? लेकिन उसने चीजें बिल्कुल सही लिखी थी, लेकिन उससे जो अंग्रेजी की जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, तो पास हो गया, पास हो गया। क्यों? उसने कहा सर मुझे सवाल समझ आ रहा था, मैंने जवाब लिख दिया, मैं ये करता था। अच्छा, मैं अपने टाइम पे आपको बताता हूँ मैंने याद कैसे किया था ऑडिट में, तो मैं छोटी चीज बताऊं, मैं इसमें मोटे मोटे अल्फाज याद करता था, जैसे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस मैंने ऑब्टेन करने, ठीक है जी, और बैलेंसेस कंपेयर करने किस पे, इस डेट के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर, ठीक है जी सर जी, मटीरियली चेंज, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने किस पे, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने, आगे लिखा ही नहीं किस पे, तो भाई इंटरम ट्रांजैक्शंस को। और क्या करना है, क्या चेक करने के लिए, खाली टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं नॉट सफिशिएंट, सर हमने इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देखना है, ये ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। हम क्या लिखते हैं, एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, खत्म। ऑडिटर एग्जामिनर खुद समझ लेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किस पे करना है। फिर इसके बाद सब याद किया था मैंने, सर ऐसा धमाका हुआ आवाज भी नहीं आई जी। अब उससे कहा जाना पिक मेजर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम सिलेक्शन एंड मेड, सिलेक्शंस मेड एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। हम क्या लिखते हैं, एंड परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, खत्म। फिर हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी है। मैं फिर आपको बता दूं, रट्टा नहीं मारो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो क्लियरली एग्जामिनर को आपने एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये काम करना है, एज इट। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बताया किसी ने आपको। मैं कहता हूं आई कि आपके सवाल में जब कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपको सब कुछ आ रहा है, जो आ रहा है लिख दो, ठीक है जी। जब कुछ नहीं आ रहा, ये याद रखना, मैंने पहले आपको लाइन बताई, जब कुछ नहीं आ रहा तो जो आ रहा है वो लिख दो, ठीक है जी। लेकिन अल्लाह के वास्ते अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ो सवालों को, अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना सवाल, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे जी। सवाल है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर। सुनो, एक चीज है रिसीवेबल्स के कंप्लीशन का रिस्क, एक चीज है यार अल्लाह के वास्ते यार, एक चीज है रिसीवेबल्स के कंप्लीट होने का रिस्क। सर ये कैसे इंश्योर होगा कि हम जो, देखो कंफर्मेशन की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है कि सर ये कभी भी कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं करेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम कंफर्मेशन भेजेंगे कंप्लीटनेस इंश्योर होगा, नहीं सर। फिर डेट, ये रिसीवेबल्स की कंफर्मेशन कैसे इंश्योर होती है? हम उठाते हैं सर बैंक का, यानी हम उठाते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स को, हम उठाते हैं अपने सेल्स लेजर को, और उसको ट्रेस करते हैं। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, निकालो लेजर, ये ट्रांजैक्शन किसके साथ हुई है, निकालो लेजर। उससे आपको पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन हुई और उसका अप्रोप्रिएट लेजर खुला ही नहीं। ये आप यहां से पकड़ सकते हो। सोर्स डॉक्यूमेंट से आप बुक्स पे जाओ तो आप कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हो। हम तो कंफर्मेशन बेचते ही किताब से,
तो वहां कंफर्मेशन की लिमिटेशन है, ठीक है जी, क्या हम मिस कर सकते हैं चीजें। डन। रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है तो कंपनी पे क्या इंपैक्ट होता है? कंपनी पे वही इंपैक्ट होता है कि आप एक मेडिकल रिपोर्ट लेने जाओ और आपको कहे कि जी आपको एक बीमारी है, तो सीधी सी बात है सर, जिस कंपनी में बीमारी होती है लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। आपसे जरा एक क्वालिफाइड ओपिनियन तो लेके तो देखो, फिर आप देखो आपके शेयर होल्डर्स क्या हाल करते हैं। इतना आसान नहीं होता यार। अच्छा जी, सुनो मेरे बच्चों, आगे बढ़े। अब सुनिएगा दोस्त, इस पे एक सवाल आपको दे रहा हूं सर करने के लिए। मुझे एक बात बताओ सर, किन पार्टीज को आपने कंफर्मेशन भेजनी है? ठीक है, अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं आपको जी नहीं, पार्टीज का मतलब है किन लोगों को आप भेजोगे। पार्टीज में सारी बैंक इंक्लूडेड है। सुनो सुनो सुनो, ये आपके सामने ना मेरे बच्चों, हम कहते हैं मेजर एंड हाई रिस्क कस्टमर्स, ठीक है जी, मेजर एंड हाई रिस्क कस्टमर्स, ठीक है जी। अच्छा सुनो, 2 मिनट सुनो, मैं आपको ना एक एक्सरसाइज दे रहा हूं जी, एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, उछलना है अभी। सर सुनिएगा दोस्त, यार ये है मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेटर्स, ठीक है, गौर से सुनना। ये मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेटर्स है, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा है इसके अंदर सेंडिंग कंफर्मेशन इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, METTR नहीं, MATTER होना चाहिए, ठीक है, मीटर नहीं है, मैटर है, ठीक है जी। सो एज द सिलेक्शन ऑफ पार्टीज फॉर इट, पार्टी का सिलेक्शन भी एक जजमेंटल मैटर है, ठीक है जी। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द जजमेंट ऑन द फॉलोइंग डेटर्स, whether confirmation should be sent to them, also mention the reason for selecting such parties। सुनो, मैंने आपको एक लिस्ट दी है डेटर्स की, इसका बैलेंस दिया 2019 के एंड में भी, 2020 के एंड में भी। हम किसका ऑडिट कर रहे हैं? लानती हूं, 2019 का ऑडिट कर रहे हो तो 20 तो कंप्लीट हो चुका है, क्या हो गया है? 20 का ऑडिट कर रहे हैं ना यार, 20 कंप्लीट हुआ है, 19 के ऑडिट पे बैठे हुए, क्या हो गया? 19 की आवाज आई है, मैंने तब जवाब दिया। अब बताओ सर, 20 का ऑडिट कर रहे हैं भाई, नादिर से कुछ रिसीवेबल है, जमील से कुछ रिसीवेबल है, जाहिद से कुछ रिसीवेबल है, बल्लू से कुछ रिसीवेबल है, कमाल है, नवाब है, लियाकत है, सोले भाई हैं, अबीर भाई हैं। अब बताओ इनमें से मैं आपको दे रहा हूं 3 से 4 मिनट, सोचें, आप ऑडिटर हैं, मुझे बताएं किन को इसमें से कंफर्मेशन भेजेंगे। लिखो अपने पास, लिखो, रीजन भी लिखो कि मैं क्यों कंफर्मेशन भेजूंगा। अच्छा जी, चलो आओ मैं इसको करा रहा हूं। सुनो, ये सवाल आया पेपर में, आपने कंफर्मेशन का चैप्टर पढ़ा हुआ था, ठीक है जी, आपको लगा आपको चीजें याद हैं, कंफर्मेशन आपको भेजना आती है, आपने इसका जवाब अपनी तरफ से जो आया लिख दिया। अब सुनो, एक इन्फॉर्म्ड बच्चा जिसको चीजें पता होती हैं, वो उसको कैसे ड्राफ्ट करेगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। सर, जिन पार्टीज को आप कंफर्मेशन भेजते हो ना, उनमें से एक वो पार्टी होती है जिसका बैलेंस लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, काफी टाइम से उससे पैसे नहीं दिए, तो इसमें रिस्क है, रिस्क है ना, बैड डेट्स का रिस्क तो एक है। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोगस सेल्स हुई, फिक्टिशियस सेल्स आपने बुक की थी, डेटर्स डेबिट तो कर दिया, वो रियलाइज ही नहीं हो रहा, ठीक है जी। और दूसरा, अगर ये जेन्युइन डेटर है तो फिर इसके अगेंस्ट एक अप्रोप्रिएट प्रोविजन बन चुका हो, तो सर एक लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बैलेंस होना चाहिए। बोर्ड पे देखते रहना। बैलेंसेस भी शाहरुख वहां तक पहुंचने 2 मिनट रुक जाओ जरा, ठीक है। सुनो, मुझे एक बात बताओ, दूसरा सर, अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस। सुनो 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 सुनो, 2 मिनट यार, मैं इनकरेज करूंगा कि अगर आप सब सुन ले पहले। देखो, अगर ओपनिंग बैलेंस छोटा है, क्लोजिंग बड़ा है, एक आपका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग 100 रुपए, क्लोजिंग जो है वो 10,000 है, मैं कहूंगा ये अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है। अच्छा, इसमें रिस्क क्या है? अनयूजुअल फ्लक्चुएशन में क्या रिस्क है भाई? आमतौर पे डेटर्स के बैलेंसेस मेंटेन रहते हैं, एक लॉट खरीदते हैं, दूसरी लॉट खरीदते हैं तो पुरानी लॉट के पैसे देते हैं, ठीक है, नॉर्मली बैलेंस स्टेबल रहता है।
लेकिन एकदम से बढ़ गया, मे बी इसका रीजन ये हो, मे बी कि एक हमने फिक्टिशियस सेल्स बुक किया, ठीक है जी, हो सकता है ना, एक बंदे को 100 रुपए हमने कहा जो गलत सेल्स बुक करनी है इसी कस्टमर में मार दो, एक इंडिकेशन है। तो अच्छा व्हाट इफ के सर यहाँ 10,000 होते, यहाँ 100 होते। अब एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि यार इस बंदे ने हमसे खरीदना बंद कर दिया। अब डेटर्स को छोड़ो, जरा इन्वेंट्री को चेक करो, ऐसा तो नहीं कि हमारी इन्वेंट्री अब इस काबिल नहीं है कि वो बिक रही हो। अब एक काम करो, जरा मशीन्स को देख लो, कहीं हमारी मशीन ऐसी तो नहीं है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं वो मार्केट में बिक ही नहीं पा रही, क्योंकि कस्टमर ने सेल करना बंद कर दी, गुड्स खरीदना बंद कर दिए। तो हमारी इन्वेंट्री में ऑब्सोलीट होने का रिस्क, हमारी मशीन में इंपेयरमेंट का रिस्क, आप ये चेक कर लो। अगर रिसीवेबल बढ़ रहा है तो इंडिकेशन है कि सर को फिक्टिशियस सेल्स बुक की होंगी। रिसीवेबल सर कम हो रहा है तो रिस्क ये है कि सर हमारी इन्वेंट्री और हमारा पीपी वो ऑब्सोलीट हो सकता है, सर वो इंपेयर हो सकता है। अब सुनो क्या जी, कंपटीशन आएगा तो क्या नहीं बिकेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगी ना, तो हमारी सर एनआरबी गिर जाएगी, एनआरबी गिरेगी तो एनआरबी का लॉस आ जाएगा। अब सुनो तीसरी चीज सर, आमतौर पे डेटर्स के अंदर नेगेटिव बैलेंसेस नहीं होते। नेगेटिव बैलेंसेस दो चीजों को इंडिकेट करते हैं, या तो आपने कोई जो वो है क्या नाम है अपना बंदा है जिसके साथ रिसीवेबल पेबल दोनों अकाउंट मेंटेन्ड है, बाजू का एक बंदा होता है आपका कस्टमर भी होता है और सप्लायर भी होता है, तो सर उसका हम सप्लायर वाला अकाउंट अलग मेंटेन करते हैं, कस्टमर वाला अलग मेंटेन करते हैं, तो दोनों अकाउंट मैक्सिमम 0 हो सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस नहीं आ सकता उसमें। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है आप ये गलती कर रहे हो कि दोनों के बैलेंसेज एक जगह मैनेज कर रहे हो, ठीक है जी, या यहाँ ट्रांजेक्शन वहां ट्रांजेक्शन मिक्सअप हो रहा है। दूसरा बड़ा मसला क्या है कि एक बंदे ने आपको पैसे दे दिए ज्यादा, ठीक है जी, और आपका सिस्टम कैप्चर नहीं कर पाया। तीसरा मसला, आपके सिस्टम में कैश रिसीट की एंट्री तो पड़ गई, सेल्स की एंट्री नहीं पड़ी। सेल्स अगर पड़ती तो रिसीवेबल डेबिट हो जाता, सेल्स क्रेडिट हो जाता, फिर उसके बाद कैश आता, तो कैश की एंट्री तो पड़ गई है, सेल्स की एंट्री क्या हो गई है, मिस हो गई है। सारी कंट्रोल वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर रहा है ऐसा। तो मुझे बताओ वो बंदा जिसका नेगेटिव बैलेंस है, मैं उसको लाजमी कंफर्मेशन भेजूंगा चेक करने के लिए कि नेगेटिव क्यों है, ठीक है जी। फिर जी सर अगर पूछे नेगेटिव बैलेंसेस में क्या रिस्क है, क्या दोगे जवाब? नेगेटिव बैलेंसेस आने क्या रिस्क है सर? प्रॉपर्ली डेटर जो एक सप्लायर कम कस्टमर है उसका अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रहा। नंबर 2 सर पैसे उससे ज्यादा ले लिया, हमारे सिस्टम ने प्रॉम्प्ट नहीं किया, बताया नहीं कि हम पैसे ज्यादा ले रहे। नंबर 3 हमने सेल्स बुक नहीं की सर, पैसे उससे ले लिए, सेल्स बुक नहीं की हमने। न्यू कस्टमर विद मटेरियल बैलेंस, जी जी देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको गुड्स बेचता हूँ 100 रुपए की, तो मैं एंट्री पास करूंगा रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर आपसे कैश रिसीव होगा 100 रुपए डेबिट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसा। व्हाट इफ के मैं सेल्स की एंट्री पास ना करूं और रिसीवेबल क्रेडिट तो हो जाएगा लेकिन रिसीवेबल नेगेटिव में चला जाएगा, तो कैश की कलेक्शन तो हो गई लेकिन सेल्स की एंट्री पास नहीं हुई, डन। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन आ गई क्या सिस्टम में एंट्रीज मिस भी हो रही है, ठीक है जी। न्यू कस्टमर विद मटेरियल बैलेंस, ये सबसे बड़ा रिस्क है सर बोगस सेल्स, ठीक है जी। फिर सर इसके बाद सर कस्टमर विद राउंड अमाउंट बैलेंस, आमतौर पर सर जब हम चोरी करते हैं ना तो हम इसी तरह के छक्के मारते हैं, 500, 5000, 15,000। आमतौर पर सर कस्टमर्स को बैलेंसेज और सेल्स टैक्स की वजह से कभी भी उसकी फिगर राउंड ऑफ नहीं आती है। जब आप गुड्स बेचते हो तो आप सेल्स टैक्स भी चार्ज कर दो कस्टमर से, और सेल्स टैक्स का जो रेट होता है वो हमेशा वखरा टाइप का होता है, 13%, 17%, तो उससे आमतौर पर राउंड ऑफ अमाउंट नहीं आती है। तो ये याद रखिएगा कि सर अगर राउंडेड ऑफ बैलेंस आ रहे हैं, अब बताओ हमने किन लोगों को कंफर्मेशन भेजनी है। नंबर 1 लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन आ रही है उसमें सर, नेगेटिव बैलेंसेस, फिर ऑल न्यू कस्टमर्स, न्यू कस्टमर विद, वेरी गुड सर, फिर कस्टमर विद, अब एक काम करो, अब बताओ सुनो, अब आप हो इन्फॉर्म्ड, अब यहाँ मवाद भरा हुआ है, इधर दिमाग में चीजें फिल है, अब अटेम्प्ट करने जा रहे हो, अब तुम्हारा अटेम्प्ट करने का तरीका अलग है। अब बताओ ड्राफ्टिंग की वजह से फेल होता है बंदा, अब आप बताओ सर इसको कंफर्मेशन भेजनी चाहिए? हाँ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, 3 साल से पैसे आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर भी यही बैलेंस था, इस साल भी यही बैलेंस है, मनूस पैसे ही नहीं दे रहा। फिर जमीन, हाँ भेजना चाहिए सर, मेजर फ्लक्चुएशन है सर इसके अंदर,
अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, बढ़ गया एकदम से बैलेंस, जायद को हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं। बल्लू को नहीं, नया कस्टमर है लेकिन बैलेंस मटेरियल नहीं। कमाल ने कमाल कर दिया सर, कमाल को भेजना चाहिए, क्यों? कस्टमर हाई बैलेंस है। नवाब को बिल्कुल भेजना चाहिए, राउंड ऑफ अमाउंट है, नवाब को भेजना चाहिए भाई, 1,20,000 कैसे आ गए? लियाकत को भेजना चाहिए, हाँ नेगेटिव बैलेंस है। सौले को भेजना चाहिए, हाँ आरामखोर पैसे ही नहीं दे रहा। देखो अमाउंट मटेरियल व मटेरियल हमारे सिस्टम का तो एटलीस्ट एक फ्लॉ पता चल जाएगा ना। ये छोटा बैलेंस भी हो और लॉन्ग आउटस्टैंडिंग हम उसको भिजवाते हैं, इवन 100% प्रोविजन भी हो ना किसी के अगेंस्ट, तब भी हम भेजते हैं उसको। क्या क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर बोगस सेल्स निकली ना तो सीधा सीधा फ्रॉड रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर बढ़ा ना तो फिर आगे और बहुत इम्प्लीकेशन है, ठीक है जी। अबीर को भेजना है सर, क्यों सर? अबीर गरीब हो गया सर, क्यों? पहले ज्यादा खरीदता था, अब कम खरीद। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये 2 लोग बचे जिनको आपने नहीं भेजा, अब बताओ अगर इस तरह का सवाल आएगा मैनेज कर लूं? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए जी मेरा बच्चा। अपनी वर्डिंग्स में मुझे बताओ, वी शुड सेंड कंफर्मेशन लेटर टू नादिर बिकॉज हिज बैलेंस इज लॉन्ग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। वी शुड सेंड कंफर्मेशन टू कमाल बिकॉज ही इज अ न्यू कस्टमर विद अ मटेरियल बैलेंस, ठीक है जी। तो बस आप ये लिख दो, खत्म जी। हाँ अच्छा, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, एबनॉर्मल इंक्रीज, सब्सटेंशियल इंक्रीज, मटेरियल इंक्रीज। आप एग्जामिनर को सिर्फ ये बता दो कि मुझे पता है कि मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका रीजन क्या है, वर्डिंग्स कोई भी जी। नहीं रिस्क फैक्टर नहीं बता, अगर वो कहता है कि रिस्क फैक्टर बताओ तो मैं बताता। तीसरा कॉलम डाल देता किस चीज का, रिस्क फैक्टर का, ठीक है जी, हमें देना पड़ता है जी। देखो मसला ये है कि इमटेरियल हो गया है, अब ये वाकई जेन्युइनली इमटेरियल हुआ है तो हमें और, अब मिसाल के तौर पर ये गिर गया, अब इससे पूछ लो वाकई यार आपने इतने कब खरीदे, अगर जवाब आता है हाँ, छोड़ दो डेटर्स को, जाओ देखो अब इन्वेंट्री के अंदर क्या चक्कर है, ठीक है ना। आपको ऐसे ना 5, 6, 10 कस्टमर्स लाइन से मिल जाएंगे, अगर ये एक ट्रेंड हुआ ना तो। अच्छा ये भी तो हो सकता है ना कि अबीर को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, तो अबीर एक होगा, मे भी 2 लोग होंगे, मे भी हमारे 15-20 कस्टमर्स का बैलेंसेस नीचे आ गया, मेजर कस्टमर्स का, सर दिस इज अलार्मिंग, इसका मतलब है हमसे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त, सौले को क्यों इमटेरियल बैलेंस है? सौले को इसलिए भेजा कि सर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है जी। देखो यार मैं एक बात बताऊं, हम लोगों ने, हम जब फॉर्म में होते थे ना, हम उसमें एक मैट्रिक्स बनाते थे, रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड में नहीं लिखा, लेकिन एक रिस्क मैट्रिक्स बनता था। ये होता था सर हमारे पास लो रिस्क लो बैलेंस, ठीक है जी। ये होता था सर, किधर को भाई नाराज हो गए, ये हमारे पास होता था सर लो रिस्क हाई बैलेंस, ठीक है जी। रिस्क कम है, ठीक है जी सर, ये हमारे पास रिस्क है, ये हमारे पास बैलेंस है, ठीक है जी, लो रिस्क हाई बैलेंस। फिर हमारे पास होता है सर हाई रिस्क लो बैलेंस, फिर हमारे पास होता है हाई रिस्क, इसको हम भेजते थे 100% कंफर्मेशन, इसको हम कंफर्मेशन भेजते ही नहीं थे, इन दोनों को हम सैंपल बेसिस पे भेजते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, ठीक है जी। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि आपका वो क्राइटेरिया क्या था कि यार किसको नहीं भेजना कंफर्मेशन, जहां रिस्क भी कम हो बैलेंस भी लो, तो वो यही क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सीधी बात। अब मिसाल के तौर पर आपको पता चला कि एक बोगस सेल्स बुक हुई है, 2 नंबर सेल बुक हुई है, ठीक है जी, 2 नंबर। यार मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक जबरदस्त सिस्टम था, केपीएमजी एक जगह ऑडिट करने गया, ठीक है जी, छोटी सी कंपनी थी, छोटी का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें डेटर्स की लिस्ट दी, तो अजीब बात बता रहा हूँ, डेटर की लिस्ट है ना, लिस्ट में यहाँ लिस्ट खत्म हो गई, बैलेंस यहाँ आ रहा है, बैलेंस यहाँ आ रहा है टोटल। तो हमने सोचा कि यार ये शायद जगह ऐसी छोड़ी हो, ऐसी टोटल।
हमारा एक सीनियर मैनेजर था, उसने कहा नहीं ये टोटल या तो पेज के एंड पे होना चाहिए था, ये बीच में क्यों आ रहा है। हमने कहा ये पागल हो गया, ये बंदा पागल हो गया, ये बंदा ऐसा दिमाग खराब हो गया, ये क्या फजूल बातें कर रहा है। तो हमें बाद में ये पता चला कि गौर से सुनना, वो क्लाइंट करता क्या था, वो दरमियान में यहाँ पर ना डेटर्स क्रिएट करता था ब्लैंक नेम से। किसे? ब्लैंक नेम से क्रिएट करता था डेटर्स, ठीक है जी, ब्लैंक नेम से क्रिएट करता। अच्छा यहाँ बैलेंस आ रहा है, वो पहले उतारता था सिस्टम से, उसको सिस्टम से उतार लेता था, ठीक है, सिस्टम से उठा के यहाँ की बैलेंसेस हटा, छोटे छोटे बैलेंसेस होते थे वो हटा देता था। वो आ रहे होते थे 2 रुपए 10 रुपए, खाली आ रहा है, नाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, इधर छोटे छोटे बैलेंसेस आ रहे, टोटल आ रहा है, हम छोड़ देते थे उसको। हमारे सीनियर मैनेजर ने कहा इट्स अ बिग रिस्क। क्यों? हमने कहा क्यों, ये तो 10-10 रुपए के डेटर्स हैं। उसने कहा बोगस डेटर का नाम नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इससे क्या होगा। उसने कहा आप जब कंफर्मेशन भिजवाने जाते हो ना, आप निकलवाते हो नाम एड्रेस ये सारी चीजें, तो नामों के हिसाब से आप लेके चल रहे होते हो, तो बैलेंस वहां नहीं आ रहा होता, बैलेंस फिर हम सेकंड फेज में उठाते हैं कि जो सेलेक्ट किया उसका। उसने कहा यार ये रिस्क है, ये चेक करो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऐसी चीजें मेंटेन हो रही है। मेंटेन हो रही थी। बाद में पता चला कि जी इनकी 2 डिसफंक्शनल कंपनीज हैं, एक कंपनी फंक्शनल थी, 2 डिसफंक्शनल थी। वो डिसफंक्शनल कंपनी से ट्रेडिंग होती थी, ठीक है जी, और ऐसी ट्रेडिंग होती थी, अंडर इनवॉइसिंग, सेल्स टैक्स के मसले, और उन्होंने क्या किया हुआ था, वो छुपाया हुआ था। 2 नंबर सेल्स बुक करते थे, छोटी छोटी अमाउंट, ईयर एंड आता था ना, बड़ी बड़ी अमाउंट की सेल होती, ईयर एंड आता था, उसको खत्म करके किस पे ले आते थे, छोटी अमाउंट्स पे ले आते थे। अब ये रिसेंटली भी एक केस हुआ था, अगर तुम उठा के देखो ना, दुबई इंटरनेशनल बैंक में, DIB, उसमें एक बंदा क्या करता था, रोज जो बंदा पैसे निकालने आता था 0.01 दरम उसके अकाउंट से इधर उधर कर दिया। अब ना उसको फील हो रहा है ना बैंक को फील हो रहा है, वो डल कहाँ रहे हैं, एक ब्लैंक अकाउंट में जिसका कोई टाइटल नहीं। टाइटल होगा तो क्या होगा, सिस्टम में कॉल हो जाएगा। अब इसका मतलब है सिस्टम में एक मसला है कि वो बगैर टाइटल के अकाउंट खोल देता है। ऐसा अगर एक बगैर नाम के लेजर खुल रहा है, भले उसमें 2 रुपए क्यों ना आ रहे हो, एक बहुत बड़ा रिस्क है क्या, सारी 2 नंबर ट्रेड्स, 2 नंबर डील्स यहां से हो सकती है, ठीक है ना। फिर आगे निकली चीजें, निकली सिस्टम खोले, 50 पंचायतें निकली, इवेंचुअली KPMG को ऑर्डर ड्रॉप करना पड़ा, ठीक है जी। इतना हाई रिस्क क्लाइंट है तो उस पर कभी बड़ी बिग 4 फर्म्स हाई रिस्क क्लाइंट्स नहीं लेती है, ठीक है ना। आप उठा के जब फर्म में जाएंगे आपको पता चलेगा, PwC के भी करंट एक पार्टनर है, कमर्शियल काउंसिल मेंबर भी है, उन्होंने एक क्लाइंट पे 1 रुपए का बैंक बैलेंस था, 1 रुपए का, उससे चीजें निकलवाई, पता चला जी पीछे कहानी कुछ और है। आमतौर पे लोग बैंक को कंफर्मेशन नहीं भेजते जिसका बैलेंस क्या होता था, इममटीरियल होता था। उसके बाद से हमने एक रूल बना लिया कि बैंक के बैलेंस चाहे 2 रुपए का क्यों ना हो, क्योंकि बैंक कंफर्मेशन से बैलेंस कंफर्म नहीं होता दरअसल। अच्छा कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं ना जो हमारी बुक्स पे नहीं आ रहे होते। ऐसा कौन सा अग्रीमेंट है जो बुक्स पे नहीं आ रहा होता। मैंने सलमान की गारंटी दी है कि भाई बैंक से सलमान ने लोन लिया, मैंने सलमान की गारंटी दे दी कि सलमान ने नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। अच्छा मेरा अबीब बैंक से मैंने गारंटी दी है इसको, तो मुझे एक बात बता, अबीब बैंक के पास तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, अगर है तो उसमें 2 रुपए पड़े हुए, क्या मेरी बुक्स पे एग्रीमेंट आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। कहां पर? कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए। अब मैं नहीं कर रहा डिस्क्लोज। आप ऑडिटर है, आप आए मेरे पास, आपने कहा अबीब बैंक में कितने पैसे आपके पड़े, मैंने कहा 2 रुपए, क्या कंफर्मेशन भेजोगे? आपने भेजी ही नहीं। अगर आप भेजते तो कंफर्मेशन में आपको क्या पता चलता। सर वो पूछता है कि कोई गारंटी, मैंने आपको अभी लिस्ट बताई ना 6 पेजेस की बैंक कंफर्मेशन, तो ये चीजें क्या होंगी, सामने आ जाएंगी। बाज़ औक़ात सर हम मटीरियलिटी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर, ठीक है जी, वहां हम ये नहीं देखते कि जी, फिर तो अल्लाह काम करा रहा है ना, फिर आप छोड़ दो। देखो एक बैंक है, वो अगर मिल जाए ना आपके साथ फ्रॉड करने में, इसलिए कहते हैं कि जी एक ऑडिट की क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन, ठीक है जी, इनहेरेंट लिमिटेशन। पता चला बैंक मिला हुआ है, आप चले गए रेगुलेटर के पास, पता चला रेगुलेटर भी मिला हुआ, तो कहां तक जाओगे हैं? ये मेजर फ्लक्चुएशन नहीं है ना। हाँ नहीं 2 नंबरी तो देखो, मैं कह रहा हूँ कंफर्मेशन उसको भेजो जिनमें 6 में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है। जायद में ना मटेरियल चेंज है, जायद का ना राउंडेड ऑफ का बैलेंस आ रहा है, जायद का ना अमाउंट लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। आई हैव नो रीजन कि मैं जायद के लिए कंफर्मेशन भेजूं। अगर मैं भेजना चाहूं मना नहीं है, मना नहीं, ठीक है जी, वो मना नहीं। डन है जी, बढ़े हम आगे। हेलो
वो तेरी खैर, बस अभी मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। तो ले लेना बस, ऑफिस को भी डायरेक्ट भेज देना। ठीक, डन डन डन। चलो ठीक ठीक, मैं करता हूँ कॉल। चलो जी सर, किन पार्टीज को आपने कंफर्मेशन जनरली बेचते हो आप? सर डेटर्स को बेचते हो, बैंक्स को बेचते हो, लॉयर्स को बेचते हो। अच्छा, इसके अंदर ना एक कंफर्मेशन और है, वो हम उस चैप्टर के साथ ही कवर करेंगे, वो रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन। रिलेटेड पार्टी को डेटर्स कंफर्मेशन जाती है? आप अपने बेटे से पूछ रहे हो क्या वाकई मैंने तुझे 15 रुपए देने, तो बेटे ने क्या कहना है? हाँ पापा आपने तो देना ही है। सर छोटा बैलेंस राउंड ऑफ हो, उसको भी देखो, मैं एक चीज बताऊं, सब्जेक्टिविटी ना आपके पेपर में नहीं होती। जो रूल्स लिखे हुए ना एज इट इज जाके अप्लाई कर दो, ठीक है जी। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये छोटा बैलेंस हो लेकिन राउंड ऑफ हो, भेजना चाहिए, इट्स अ जजमेंटल मैटर। बट सिंस हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी है कि राउंड ऑफ बैलेंस पे कंफर्मेशन, तो मैं उसको प्ली लेके मैं भेज दूंगा, मुझे टेंशन नहीं, पेपर में मैं लिख दूंगा कि मैं कंफर्मेशन भेजूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, डेटर्स को कंफर्मेशन भेजना है, गौर से सुनना। ये मेरे पास ना एक बंदा है जिसका नाम है लालू प्रसाद चांडी, ठीक है जी। अब सुनो सुनो सुनो, यहाँ देख लो यार, मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ देख सुनो सर, ये एक समरी ऑफ ट्रांजैक्शन, सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, ये एक समरी ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। यानी इस बंदे के साथ हमारी ये ट्रांजैक्शन रही हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। समरी निकाल ली हमने, ऑर्डर को समरी मिल जाती है कि भाई यही चीज है। सर ओपनिंग बैलेंस इसका इतना है, 26,500 की सेल्स है, सर 560 की सेल्स ऐसी है जो अप्रूवल बेसिस पे हुई है। ये क्या है? नहीं, मैं मिसाल के तौर पर आपको सेल करूं, आपने कहा भाई मैं इसको चेक करता हूं, समझ आएगा तो पैसे दे दूंगा, अदरवाइज आपको वापस कर, ठीक है। तो ये सेल है? नहीं ये सेल नहीं है। अच्छा ना 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 ना, सुनो 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 सुनो, नीचे वो एक बात कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है 165, इसका मतलब है बाकी उसने एक्सेप्ट कर लिए, ये 165 बाकी है, ऐसा। फिर वो कह रहा है जी पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट, ये किससे चार्ज किया? हमने चार्ज किया लालू प्रसाद से कि तुम देर से पैसे दे रहे हो। पेनल्टी ऑन लेट डिलीवरी, ये 0 आ रहा है। हमारा एग्रीमेंट है कि हमने लेट कर दी पेनल्टी, चीजें गुड्स लेट भेजी तो वो पेनल्टी चार्ज करेगा। हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने सब कुछ वक्त पे भेजा है, डन। सर वारंटी इज पेड ऑफ, वारंटी का क्या होता है सर? एक गुड्स हमने बेची, खराब हुई, वापस आई, हमने उस पर खर्चा करके सही करके उसको वापस, ठीक है जी। अच्छा फिर कैश इतना कलेक्ट हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा नीचे वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग वारंटी प्रोविजन, ये क्या? कुछ गुड्स अभी तक लालू प्रसाद के पास ऐसी हैं जिसपे वारंटीज बाकी हैं और हमारा अंदाजा है कि 296 रुपए का खर्चा आएगा उसको, ठीक है जी। फिर प्रोविजन फॉर आफ्टर सेल सर्विसेज, ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विस याद रखो डिफेक्ट की वजह से नहीं आता, आफ्टर सेल सर्विस होता है एक एडिशनल फीचर। मिसाल के तौर पर आपने किसी से गाड़ी ले ली, जिस शोरूम से गाड़ी ली उसने कहा जी अगली 3 सर्विसेज फ्री, ये खराबी का मसला नहीं है, वारंटी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस का भी प्रोविजन बनता है क्योंकि आपने खर्चा इस पे भी करना है, नाम अलग अलग है। हमने कहा जी अच्छा। अब सुनो 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 सुनो, गौर से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैंने एक बंदे को गुड्स बेची 100 रुपए की गुड थी, ठीक है जी। एक एक लोटा था 100 रुपए का, उसने कहा ये लोटा जो लटक रहा है कितने का है? हमने कहा 100 रुपए का। सुनो, उसने कहा यार 90 रुपए का दे दो, अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ूंगा दुआएं दूंगा आपको, वजू करेगा। हमने भेज दिया उसको सर, 90 रुपए में भेज दिया। अब बता हमने क्या एंट्री पास की? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से? 90 से। हमने उस बंदे को कहा कि अगर अगर तुमने जल्दी पैसे दे दिए तो 12 रुपए का और डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या है? अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जिसको आप कहते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये लगता है कि ये बंदा अवेल करेगा डिस्काउंट, तो बताओ ये कितना हो गया? 70। मैं एंट्री पास करूंगा, रिसीवेबल डेबिट कितने से? 90। सेल्स क्रेडिट कितने से? 78 से, और रिफंड लायबिलिटी कितने से? 12। ऐसा
मेरा अंदाजा है कि ये बंदा डिस्काउंट अवेल कर लेगा। जिसने करना है उससे तो पूछ लो। हम कह रहे हैं भाई आपका कोई इरादा है जल्दी पैसे दे देगा, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ये जरूर देगा, ये गलत बात हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप इस बंदे को कंफर्मेशन भेज रहे हो, आप खुद अपने पॉइंट्स लिख के दो कि इससे क्या क्या मालूम करना चाहिए। कैसे? सिर्फ बैलेंस मालूम करना चाहिए बस, है? इसे सिर्फ बैलेंस मालूम करें, बट डेटर से क्या मालूम करते हैं? बैलेंस नहीं, क्या मालूम करेंगे? लिखो अपनी कंफर्मेशन। शाबाश। सुनो, बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। बाज़ औक़ात आपको डेटर्स की ओपनिंग बैलेंसेस भी कंफर्म करवाने होते हैं जब आप पहली दफा ऑडिट पे जाते हैं। इनिशियल ऑडिट में आप ऑडिट पे जाते ही कंफर्मेशन भेजते हो, जब आप एज ऑडिटर अपॉइंट होते हो पहले कंफर्मेशन भेज देते हो, कहते हो आराम से जवाब आता रहेगा। दूसरा ऑडिटर आमतौर पर अपने वर्किंग पेपर नहीं देता, आप कह देता है कि मैंने सब सही किया। ये फाइनल ऑडिट क्या होता है? एक मिनट सुनो, इनिशियल ऑडिट की डेफिनेशन हम मालूम कर लेते हैं। व्हाट इज इनिशियल ऑडिट? इनिशियल ऑडिट क्या है? लास्ट ऑडिट किसी और ने किया था, बस आपके लिए वो इनिशियल ऑडिट है। चाहे इससे पहले हम ऑडिटर थे, लास्ट अटेम्प्ट में कहीं और चला गया था, अब वापस आ गया है, तो ये हमारे लिए क्या होगा? इनिशियल ऑडिट। ठीक है जी, हम पहली दफा ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट पहली दफा ऑडिट करा रहा है, इनिशियल ऑडिट। लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ने किया है, आपके लिए क्या है? इनिशियल ऑडिट। तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस पे काम करना है, पूरा स्टैंडर्ड है हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंसेस पे काम करना है। मसले एक दो स्टैंडर्ड है, आइजा 501 700 और आइजा 510 और 710। आइजा 510 में लिखा है प्रोसीजर्स कि आपने बैलेंसेस वेरीफाई कैसे करने। 710 में लिखा है लास्ट ईयर क्वालिफिकेशन थी, लास्ट वाला ऑडिटर पागल का बच्चा था। आप आगे आपने देखा तो लास्ट ईयर में मसला है, तो आपको जाके उंगली करनी चाहिए, हैं? आप मुझे बताओ, ओपिनियन करंट ईयर पे देते हो या करंट प्लस लास्ट ईयर दोनों पे देते हो? हम सिर्फ करंट ईयर पे देते हैं, ऐसा करंट ईयर की फिगर पे देते हैं। तो हमें ओपनिंग बैलेंस देखने की क्या जरूरत है? करंट बैलेंसेस की जो करंट ईयर की जो फिगर्स आ रही है वो ओपनिंग से ही आ रही है। ओपनिंग टेंजिबल एसेट्स, एड एडिशंस, लेस डिलीशंस, लेस डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड है? ओपनिंग से। ओपनिंग वेरीफाइड नहीं है, ओपनिंग में मटेरियल में स्टेटमेंट है, तो वो क्लोजिंग में भी आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के सबसे कॉम्प्लेक्स दो स्टैंडर्ड्स 510 और 710 है, फाइनल में आगे पढ़ोगे। आपको अभी से बता रहा हूं कि मैं पढ़ाता हूं आगे। ठीक है जी, फिर सर सेल परचेज ऑन अप्रूवल बेसिस, इसमें क्या पूछते हो उससे कि ड्यूरिंग द पीरियड आपको कितनी सेल्स अप्रूवल बेसिस पे की गई और आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा हुआ है। ये क्यों पूछते हैं आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा हुआ? क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो आपकी इन्वेंट्री है, वो इससे खरीदा नहीं है, वो आपकी इन्वेंट्री है, वो आपके पास राइट ऑफ रिटर्न एसेट नाम से आना चाहिए। याद आ रहा है ना? IFRS 15 पढ़ा है ना? चलिए अब सुनो सुनो सुनो, सुनो। और फिर वो वारंटीज जो अभी आउटस्टैंडिंग है, मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को गुड्स बेची है जिस पर वारंटी दी है, आप कह रहे हो मैंने कोई वारंटी नहीं दी है, आपने वारंटी का प्रोविजन ही नहीं बनाया, तो आप डेटर से पूछते हो भाई कोई ऐसा तो नहीं गुड्स आपके पास पड़ी जिसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग वारंटी है? क्योंकि अगर डेटर ये कहता है कि मेरे पास ऐसी गुड्स पड़ी जिनकी वारंटी अभी बाकी है, तो याद रखना हमारे पास वारंटी का प्रोविजन आना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं कंफर्म करता हूं भाई को आउटस्टैंडिंग वारंटी का हिसाब किताब तो सिर्फ हमें बता दो कितने की गुड्स ऐसी जिनकी वारंटी बाकी है, हम खुद वारंटी का प्रोविजन कैलकुलेट कर लेंगे। यहां हम पूछते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स जिनके अगेंस्ट वारंटी बाकी है। फिर पेनल्टीज कौन सी? वो पेनल्टी जो हमने चार्ज की है, वो पेनल्टी जो हमसे चार्ज होगी। जो हमने चार्ज कर ली है वो तो इनकम है, जो हमसे चार्ज होनी है लेट पेमेंट पे, सॉरी लेट डिलीवरी पे, वो तो हमारे पास जीरो आ रही थी, तो हम क्या करेंगे? पूछेंगे भाई कि ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ देने हो, ये भी बता दो। फिर पांचवी चीज आफ्टर सेल सर्विस, भाई आपको कोई तसल्ली दी हो हमने कि आफ्टर सेल सर्विस है, कोई है ऐसा सीन है? अब एक बात बताओ, आफ्टर सेल सर्विस में हम क्या करते हैं? सर पहले हम प्रोविजन बनाते थे, अब IFRS 15 कहता है कि आप इसको टेक्निकल हो जाओ जरा, अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बना के कर लो। 100 रुपए की आपने गाड़ी और बेची, गाड़ी बेची है, साथ में आपने कहा 3 दफा ट्यूनिंग सर्विस भी कर दूंगा, तो हम 100 रुपए के 2 हिस्से बना देते हैं। हम कहते हैं जो गाड़ी बेची उसका रेवेन्यू अभी बुक कर लो, और जो
आफ्टर सेल सर्विस है उसका रेवेन्यू सर्विस देने के बाद बुक करना, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल नहीं सोचते हैं, ये बहुत है हमारे। आखिरी कैश डिस्काउंट, बल्क परचेज डिस्काउंट, ये क्यों? क्योंकि सर ये वो डिस्काउंट है जो एक्सपेक्टेड डिस्काउंट्स है, वो आपके रिसीवेबल को तो नहीं, लेकिन आपको सेल्स के जरूर, आपको रेवेन्यू को जरूर हिट करते हैं, ऐसा ये याद रहेगी लिस्ट। अब एक बात बताओ, इस लिस्ट में से ये लिस्ट ऐसे याद नहीं होती, अब वो सवाल ध्यान में होगा ना, लालू प्रसाद चांडी होगा, तो वहां से 5-6 चीजें आराम से निकल आएंगी, पक्का। हम बढ़े एक स्टेप आगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आनी चाहिए। हम ये पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी गुड्स तो नहीं बची है जिनके अगेंस्ट अभी भी आफ्टर सेल सर्विस बाकी है तो हमें बता दो, ये ना हो कि हम हमारे क्लाइंट ने गलती से पूरा रेवेन्यू बुक कर लिया, ठीक है जी। अब एक बात बताएं सर, एक सेकेंड, अब एक बात बताएं, पेपर में अगर सवाल आता है कि जी एक डेटर को कंफर्मेशन भेजी जा रही है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने रख दी जाए और सामने कंफर्मेशन रखी जाए और उसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस वेरीफाई किया जा रहा है और आपसे कहे कि बताएं इसमें क्या डेफिशिएंसीज हैं, तो अपार्ट फ्रॉम जनरल कंटेंट्स आप ये स्पेसिफिक कंटेंट्स पे भी कोई जवाब लिख के आ जाओगे, पक्का जी? शाहरुख नहीं शाहरुख, मैं क्यों लिखूंगा बेटा ओपनिंग बैलेंस कंफर्म नहीं है, ये कहां से, ये कहां देखो ये वहां लिखोगे जहां कंपनी का पहला ऑडिट है, और अगेन ये तुमसे एग्जामिनर इसलिए भी नहीं पूछ सकता बेटा क्योंकि तुम्हारे कोर्स में आइजा 510 नहीं है, ठीक है ना। वो ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कोई सवाल तुमसे नहीं पूछ सकता जी। नहीं, अब सुनो, अब एक कस्टमर के साथ आपकी बड़ी वनीला किस्म की डीलिंग हो रही है, सीधा स्ट्रेट डीलिंग हो रही है, गुड्स आ रही है, सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं, सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं। 99% कस्टमर्स के साथ आपकी इसी तरह की डीलिंग होती है। कुछ केसेस में आपके वारंटी आ रहा होता है, लेकिन ये मैक्सिमम चीजें जो आपके एक डेटर के साथ आ सकती है, ठीक है। आपने जब कंफर्मेशन भेजते हो जनरली हमें पता होता है कि यार इस क्लाइंट का नेचर नहीं है वारंटी देने का, तो हम इतना डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन ये चीजें हैं जो आपको भेजनी चाहिए अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कंफर्मेशन भेजें, ठीक है जी। ये मैक्सिमम चीजें, ठीक है जी। आपने क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट उठाया, उसमें कोई पेनल्टी का जिक्र नहीं है कि लेट दे भी दिया तो कोई पेनल्टी नहीं होगी, तो फिर पेनल्टी का पूछने की फजूल जरूरत ही नहीं है। क्यों? ना लेट पेमेंट पे पेनल्टी है, ना लेट डिलीवरी पे पेनल्टी है, तो इग्नोर करो। वारंटी हम देते ही नहीं, हमारी पॉलिसी ही नहीं है, तो इग्नोर कर दो, ठीक है जी। आमतौर पे पेनल्टीज का बता दें, दोनों वेरीफाई करेंगे। देखो एक चीज याद रखो, पेनल्टीज हम दोनों इसलिए वेरीफाई करते हैं कि हमारी इनकम है। मैं कह रहा हूं जी मैंने इस बंदे ने पैसे लेट दिए, मैं इससे पेनल्टी लूंगा, तो कंफर्मेशन हमने भेजी, हमने कहा भाई आपने पेनल्टी देनी है, उसने कहा कोई पेनल्टी नहीं दे रहा। ये कौन सी पेनल्टी है लेट देने पे, हैं? ये कौन सी पेनल्टी? हमारे इतने स्टूडेंट लेट फी देते हैं, हमने कहा पेनल्टी चार्ज की उनसे, हैं? ये को मार्केट नॉर्म्स है भाई, ये थोड़ी ऐसे चलेगा। अब वो डिनाई कर रहा है, मैं अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, मैंने अपनी बुक्स में प्रोविजन 0 रखा हुआ है। उसके बाद लेटर क्या, उसने कहा जी हमने तो पेनल्टी चार्ज करनी है $10,000 की। क्यों? लेट भेजा था इन्होंने गुड्स, हमारा तो अग्रीमेंट है। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई यार, थोड़े से दिन लेट हो गया तो तू पेनल्टी चार्ज करेगा? तो सर याद रखना, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट्स होती है वो इस कंफर्मेशन से पता चल जाता है, ठीक है जी। प्रोविजन तो आपके अच्छों ने भी बुक करना है, लेकिन अगर आपका कोई एसेट कंटिजेंट हो गया ना तो आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है जी। प्रोविजन तो आपने बुक करना है, अग्रीमेंट में लिखा है पेनल्टी लगेगी और आपने लेट कर दिया तो प्रोविजन तो बनाना है। रिसीवेबल जो है ना, पेनल्टी रिसीवेबल, वो थोड़ा मुश्किल है, वो जब बुक करना है जब वर्चुअली सर्टन। अच्छा, आई होप आप लोगों को ये चीजें आती हैं कि एसेट, जब इस तरह का एसेट होता है तो हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं जब वो वर्चुअली सर्टन होता है, ऐसा है ना? याद आ रहा है ना भाई? मैंने एक जुए की टिकट खरीदी, लॉटरी की, उसमें लिखा जी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, 5 रुपए का टिकट था। मैं घर आया, मैंने एंट्री पास की, रिसीवेबल 5 करोड़ डेबिट, लॉटरी इनकम क्रेडिट है। सही किया मैंने? नहीं, क्यों भाई? ना होने के बराबर चांस है और तुमने आगे रिसीवेबल बुक कर लिया, तो मुझे बताओ सर, मैं लॉटरी की टिकट जीत गया, अब ये क्या हो गया? वर्चुअली सर्टन हो गया। अब मैं आगे क्या करूंगा? रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। समझ आती है बात? देखो बाज़ औक़ात आप एक बंदे को कहते हो जल्दी पैसे दे दो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है वो डिस्काउंट जो आप एंटिसिपेट करते हो ना, अब IFRS 15 ये कहता है उसको आज रेवेन्यू में चार्ज कर, ठीक है। तो अगर मैं ये रेवेन्यू में चार्ज कर रहा हूँ ये एंटिसिपेट करते हुए कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, और हमने कस्टमर से पूछा भाई आप डिस्काउंट अवेल करोगे? कह रहे नहीं,
तो इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग गलत हुई है। मैं सोच रहा हूँ डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, मैंने रेवेन्यू बढ़ाया हुआ है, उसको हमने कहा भाई आप डिस्काउंट अवेल करोगे, उसने कहा जी मेरा पूरा इरादा और मैं ये करने वाला हूँ, तो फिर हम रीअसेस करेंगे अपनी पोजीशन। ठीक है जी। देखो मैं फिर एक चीज बता दूं, हम हर एक चीज को सिग्निफिकेंटली डिटेल में पढ़ रहे हैं, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप जाके इसको घर में इस तरह रिवाइज भी करोगे। ठीक है जी। अब हम उठाते हैं बैंक्स। आप ये नोट्स ही पढ़ लो, आयजा को गोली मारो इस टाइम। आयजा 505। ठीक है। इसकी हाँ हाँ पीडीएफ इसकी लास्ट क्लास में भी दी थी ना, वापस मिल जाएगी। ये बनाइए आप लोगों के लिए बेटा। हाँ हाँ हम उसको कंफर्म करेंगे कि जी आपने कैश डिस्काउंट अवेल करना है, ठीक है ना, अगर करना है तो यार बता दो, हम थोड़ा सा अपनी अकाउंटिंग सही कर लें। ठीक है चलो जी प्यारे बच्चों सुनो, बैंक में ना नहीं ना, वो तो हमने पहले ही देख लिया ना कि इमटेरियल अमाउंट अनलेस के कोई और रीजन हो हमें नहीं करना चाहिए कंट्रोल। ठीक है ना, अनलेस के रीजन ये हो कि रिस्क है इसके अंदर, तो हम कंफर्म करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते जी। तो हाथ हाँ हलाल का हिसाब किताब फील हो रहा है ना। हाँ जी क्यों मसला है? इसने सबको कटा है, ये अपने ग्रुप में खाली एक ही आ गया है, बाकी सारे पीछे रह गए। ये वो चतुर है जो सबके घरों में रिसाले फेंकता था। ऐसा है। कल मैं गया था डॉक्टर के पास, तो अपने वो सारे मैंने लिपिड प्रोफाइल वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो वो देख रहा मुझे कहता है कि आप एक्सरसाइज करो। मैंने कहा यार एक्सरसाइज करना है, मतलब सुबह जाएं, अभी रमजान से पहले मैं रोज वॉक पे जा रहा था। उसने कहा आपको एक मोटिवेशन चाहिए जो आपके साथ हो। मैं सोच में पड़ गया डॉक्टर साहब। तो फिर उसने कहा मैं आपको एक मोटिवेशन दे रहा हूँ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या बोलने वाला ही। कहते मोटिवेशन ये कि आपका जो रिस्क है ना हार्ट फेलियर का, हार्ट अटैक का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, वो कम हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये मोटिवेशन है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं कहीं और निकल गया था। मैंने कहा वो भी आप दे रहे हैं तो बता रहे हैं आप। नहीं तीसरी की बात नहीं, तीसरी नहीं भाई है, दो कर ली बहुत है तो। नहीं मैं आके बताऊं उस दिन, लेकिन ये स्किल्स मत सिखाओ ना लोगों को, हैं? आमिर अगर जैसे ये मामला हुआ ना, कभी पूरी टाइम लाइन के ऊपर कभी नंगा यहाँ भाग रहा है, कभी वहां भाग रहा है, जो मैंने नीचे पोस्ट आ रही यही आ रही, और अल्लाह की मार पड़ी उसको बगैरत में। ठीक है ना, अल्लाह की मार पड़ी। अभी भी शायद ऐसे कोई जस्टिफिकेशन वो बयान दिया और उसमें साहबा का जिक्र कर रहा है, और पता नहीं क्या, मुझे किसी भी लेवल तक जा सकता है घटिया। किसने? इसने? नहीं नहीं ये कहता ना नाम नहीं होगा अगर बदनाम होगा, नाम तो होगा ना। ये मीरा है, अपनी वीडियो खुद लीक कर देती थी, हैं? हाँ वाकई में बताऊं, उससे किसी ने पूछा, उसने कहा ये भाई सबसे आसान तरीका है मशहूर होने का। अच्छा हाँ क्या कह रहा है? मीरा ने उस वीडियो में कहा था कि जब आप जिक्र करेंगे ना क्लास में तो मेरा भाई जरूर आवाज लगाएगा। अच्छा चलो जाग गया तमाम लोग यार। अच्छा सर सुने,
बैंक बैलेंसेस सर हमने वेरीफाई करनी। अच्छा सुनो, बैंक से हमारी ना डीलिंग होती है 3 तरह की। वैसे तो डीलिंग हमारी बैंक से डिफरेंट कैपेसिटीज में हो सकती है। एक कैपेसिटी है कि मैंने बैंक में पैसे रखे हुए, एक कैपेसिटी है कि मैंने बैंक से पैसे लिए हुए, एक कैपेसिटी है कि मैं बैंक को एज अ अदर मतलब अदर बेनिफिट्स के लिए यूज करूं, जैसे गारंटी वगैरह के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, अपने अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करने के लिए। ये सारी चीजें आपके कोर्स का पार्ट है, लेकिन ये बिट्स एंड पीसेस में डिफरेंट चैप्टर्स में छुपी हुई है। ठीक है, एक एक करके हम पिक करें। सर बैंक से आप क्या पूछेंगे? बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए मेरा बैंक में अकाउंट खुला हुआ। अच्छा एक चीज याद रखो, जब भी आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो ना, तो जो अकाउंट का टाइटल होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एआरटीटी के मीजान बैंक में 3 अकाउंट्स खुले, मिसाल दे रहा हूँ। एक खोला एआरटीटी बिजनेस स्कूल, ठीक है जी। हम दूसरा अकाउंट खोलने का, हमने कहा भाई इसी नाम का दूसरा खोल, उसने कहा नहीं, एक अकाउंट टाइटल एक अकाउंट। तो मैंने कहा यार अकाउंट दूसरा भी चाहिए डिफरेंट पर्पस के लिए। उसने कहा क्या है? हमने कहा हमने फी कलेक्ट करनी है। उसने कहा एआरटीटी कलेक्शन अकाउंट। फिर हमने कहा यार हमने जो है ना वो एक और अकाउंट मेंटेन करना है अपने कॉलेज का। उसने कहा एआरटीटी कॉलेज अकाउंट होगा, एआरटीटी बिजनेस स्कूल से नहीं खुलेगा। तो मैंने कहा वो क्यों? उसने कहा भाई हर एक अकाउंट टाइटल दूसरे से डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा आप नंबर्स में मसला कर दो ना अकाउंट नंबर के अंदर। उसने कहा नहीं, अकाउंट टाइटल एक ही है। आप ये उठा के देख लो कि आप एक बंदे का, अच्छा मैं मिसाल के तौर पर अहमद रजा हूं, तो क्या दूसरा बंदा आके अहमद रजा का अकाउंट नहीं खोल सकता? खोल सकता है, लेकिन मैं अहमद रजा के नाम पे 2 अकाउंट्स नहीं खोल सकता। दूसरा अकाउंट मुझे कोई डिफरेंट तरीका, अच्छा 2 अकाउंट ऐसे खोल सकता हूँ, अहमद रजा पीएलएस, अहमद रजा करंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप कंफर्म करते हो ना, वो कंफर्म करते हो फुल टाइटल एंड अकाउंट नंबर ऑफ ऑल अकाउंट्स। ठीक है जी, फुल टाइटल। और आप कहते हैं जी आपके पास जितने भी अकाउंट खुले में उनका मुकम्मल टाइटल, कि वो किस पर्पज से खुले, और उनके अंदर जो वो अकाउंट है वो दे दें। नंबर 2, बैलेंसेस कंफर्म कर दें। कौन सा? फुल टाइटल एंड डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑल अकाउंट्स क्लोज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये भी आप बता दें। एक अकाउंट में हम कितने महीने ट्रांजैक्शन ना करें तो क्लोज हो जाता है? नहीं, यही तो तुम लोग का मसला है मनुष्यों, वो डोरमेंट हो जाता है, क्लोज नहीं होता है। क्लोज के लिए बाकायदा आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मेरा अकाउंट क्लोज कर दो। आप नहीं करो अकाउंट खुला रहेगा। ठीक है जी, और कंफर्मेशन भेजोगे तो कंफर्मेशन में आएगा भी इसका, इस नाम का भी एक अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है जी, फिर सेपरेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड चार्ज। सुनो, आपने जो पैसा रखा है उस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको हाफ ईयरली। मिसाल दे रहा हूं, लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। लास्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, बाकी हाफ ईयर का इंटरेस्ट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन सर मैं तो अपनी बुक्स में अक्रूवल अकाउंटिंग में चल रहा होता हूँ ना, तो मैं बैंक से पूछता हूँ भाई मेरे क्लाइंट ने 100 रुपए का इंटरेस्ट बुक किया हुआ है, आधा जो है वो आप क्रेडिट कर चुके हो, आधा बाकी है, आप ये मानते हो ना? तो आपसे बैंक कहेगा हाँ 50 रुपए हम दे चुके हैं, 50 रुपए भी ये इस ईयर एंड के बैलेंस में शामिल नहीं होता, ये कोर बैलेंस होता है। सूद का रिसीवेबल क्या होता है? अलग आ रहा है। और डिटेल्स ऑफ अनपेड इंटरेस्ट, ये इसी का ही खामखा एक अलग से हेडिंग आ गई है नहीं। ठीक है, फिर जी रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी अकाउंट, इसका क्या मतलब है? ना 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 ना, 2 किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये याद रखना। 2 किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक हमारे पास सर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है, और एक हमारे पास सर बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस है। स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन क्या है? एफबीआर ने कहा ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, इनके अकाउंट्स अटैच कर दो। अकाउंट्स क्या कर दो? अटैक नहीं है, अटैच। अटैच करने का मतलब होता है अकाउंट से पैसे नहीं ड्रॉ कर सकते आप। तो हम बैंक से पूछ रहे हैं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? अच्छा, बाज औकात ये होता है कि आप बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं बैंक, मैं आपसे वादा करता हूं इसमें से 80 रुपए नहीं निकलवाऊंगा, अगले 6 महीने तक नहीं निकलवाऊंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, अग्रीमेंट कर रहा हूं। 20 रुपए जो है वो निकालता डालता रहूंगा, 80 रुपए नहीं निकालूंगा। आप 80 रुपए को अज्यूम कर लें कि मेरा ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है और आप मुझे इस पर ज्यादा सूद दें। अब वो तुम्हारे अकाउंट में शो रहा होगा, लेकिन अगर आप चेक इशू कर देंगे ना, वो पैसे नहीं देगा। आप पैसे मैक्सिमम कितने देगा इसमें से? ये ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो एक बिजनेस डीलिंग के नतीजे में आएगी। तो आप बैंक से कहते हो कि ऐसी कोई भी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है वो भी बताओ, ऐसी कोई भी बिजनेस रिस्ट्रिक्शन है वो भी बताओ, ताकि हम
बैंक बैलेंस को अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई करें कि वो लॉन्ग टर्म एसेट है या वो शॉर्ट टर्म एसेट है, और अगर अटैच्ड हुआ तो फिर हमें सर अपने बैंक बैलेंस के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है कि पता नहीं इसमें से कितने पैसे कटे और कितने मिले, ऐसा। अब बताओ लिस्ट याद रहेगी क्या है सर? अकाउंट टाइटल है सर, बैलेंसेज हैं, दूसरा सर उन बैलेंसेज पे सूद आएगा, जो क्रेडिट हो चुका है उसका भी बताओ, जो क्रेडिट आगे करना है वो भी बता दो, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है वो भी बता दो, ऐसा। जो बंद हो चुके हैं अकाउंट वो भी बता दो। नहीं, होता ही है कि आप एक बैंक के पास जाते हो, आप उसको कहते हो मैं 1.5 साल के लिए पैसे नहीं निकालूंगा, मुझे ज्यादा पैसे, ज्यादा सूद दो, वो दिखा आपके अकाउंट में ही रहा होता है उसको, लेकिन आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। सीधी सी बात है, अगर मैं खाली बैंक का बैलेंस कंफर्म करूं तो सारा बैंक बैलेंस तो करंट अकाउंट्स में जा रहा होता है, करंट एसेट्स में जा रहा होता है। अब ये करंट एसेट है नहीं, खामखा का रेशो अच्छा हो जाएगा, हैं? बिल्कुल बाइफरकेशन। क्या टाइम हो गया? चलो बस फिर यहाँ ऑफ कर लो, भले अगली क्लास में उसको यहाँ से लेके चलो, ठीक है जी। अब्दुल अनान देखते हैं उस पर भी क्या करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भाई, ये स्लाइड्स बुक में नहीं है, आपको मैं दे रहा हूँ, हम आप दे रहा हूँ। थैंक यू।